Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now it is 9 p.m. We start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 पर्सन नोट करिए. प्रभात, मोनिशा, शुभ लक्ष्मी, अंकित, सैनी, अमर, मुक्ता, हर्षना, ददान, श्रीजस, मूव फॉरवर्ड. 3 पर्सन को बोले नहीं देख सकते. कीबोर्ड पे कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो. डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख लें. मेक श्योर इंटरनेट स्पीड सही हो. देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है, पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है और फिर बुधवार को सारे जवाब अपलोड करता हूँ. मंगलवार तक जितने प्रश्न आए थे उसके जवाब की पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूँ. तो देखिए, अपना कोर्स जब चालू हुआ पहले टेस्ट में करीब 1200 लोगों ने टेस्ट दिया था. फिर हाल ही गिरते-गिरते ये जो पिलर 3 बी मतलब करेंसी एक्सचेंज तक पहुंचे, करीब 300 लोगों ने टेस्ट दिया. यानी कि 76% अटेंडेंस ड्रॉप. हालांकि मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, बिकॉज़ दिस इज नॉट माय फर्स्ट रोडियो. ये बैच का आप नाम जानते हैं, पीसीबी 13. कोरोना के बाद मैं 13वीं बार पढ़ा रहा हूं. हर बार यही होता है. फिर तो जिन-जिन लोगों ने टेस्ट दिया, मार्क्स अच्छे आए, ज़्यादा आए, कम आए, चिंता मत करिए. इट शोज़ यू आर डिसिप्लिन. तो कुछ ना कुछ हाथ में सफलता आएगी. जो लोग नहीं भी दे पाए, शायद ऐसे लोग जो कॉलेज के एग्जाम्स थे तो बराबर है. बाकी ऐसे लोग की जो मूड के हिसाब से तैयारी करते हैं, तो फिर वो टॉपर बनने नहीं है, वो तजुर्बा लेना है. तजुर्बा लेना है और कोचिंग वालों को करोड़पति बनाना है. दे आर हियर फॉर टू पर्पस. देखिए, यूपीएससी में आजकल एक्यूरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्ट्स. मैं तो 90 100 क्वेश्चन टिक कर दूंगा तो तुक्के से मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा होता था. ऐसा होता था बहुत सालों पहले, अब नहीं होता है. तो जैसे 2022 की प्रीलिम में पूछा कि जो टी बोर्ड है उसकी ऑफिस दुबई और मॉस्को में भी है कि नहीं. तो वो ऐसी चीजें, देखिए, मैंने हैंडआउट में आपको दिया, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप सब कुछ याद रख के जाएं या याद रख भी पाएं. आपको याद ये रखना है सिर्फ कि भाई जबरदस्ती नहीं है कि हर एक सवाल को टिक करना है. नहीं पता है तो फिर उसको छोड़ो. उड़ते हुए तीर नहीं लेनी चाहिए. अब ऐसे मैंने भी एक सवाल उसको देख के बनाया, पीडीए के बारे में क्या सही है. अब वो सब हैंडआउट में दिया है, पर अगेन आई डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसी चीज आप याद रख के जा सके. तो वो इसलिए है ताकि आपको याद रहे कि भाई मुझे इसको स्किप करना है. एनीवेज, जो पिलर 3 था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, 100 मतलब 60 क्वेश्चन होंगे तो टाइम्स 2 मतलब 120 मार्क. उसमें से जिन-जिन के 60 बताइए. ऐश्वर्या, अमित, कर्मराज, गुरविंदर, विपिन, पूजा, अनमोल, भावना, यूपीएससी आंचल, हेमरूम, कीर्ति सिंह, मोहित, उमे, कोमलप्रीत, अमन, आनंदिता, रॉबिन और उन्होंने जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बधाई. 3 बी जो था करेंसी एक्सचेंज. अब समझो उसमें तो कांसेप्ट ही थे ना कि ऐसा करेंगे तो करेंसी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. फिर उसके जो 55 सवाल हो गए, 110 मार्क्स, तो कम से कम 30 तो करो. तो जिन-जिन के एटलीस्ट 60 मार्क्स हो रहे हैं, प्रियंका, सोनिका, अभिनव, शिवम, शिवाशीष, अंशिका, रुचि, गायत्री, सैमी, हर्ष, सविता, तीर्थ, पूजा, साक्षी, आरुषि, विवेक, श्यामली, रॉबिन और भी लोग जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए. देखिए, रॉबिन सिंह के दोनों जगह पर आए नाम, तो उनको और बधाई. देखिए, इकोनॉमी इज ओनली वन सब्जेक्ट. प्रीलिम, मेंस, जीएस, ऑप्शनल, थियरी, करंट सब कुछ मिला 14,000 पेज होते हैं. और वो भी मतलब मिनिमम जो बुक्स जो सभी टॉपर्स टीचर रेकमेंड करते हैं. 1 घंटे में 15 पेजेस पढ़ो और दिन में 6 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो. बोलने वाले बोलेंगे मैं 18 घंटे पढ़ाई करता हूं, पर उसका दिमाग 18 घंटे की किताब में नहीं होता, वो इधर-उधर भटकते रहता है. तो 6 आवर्स बराबर एवरी आवर 15 पेजेस, तो भी आपको 155 डेज लगेंगे सिर्फ एक बार की पढ़ाई में. उसको 2-3 बार रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना था. 8-9 महीने की ये तपस्या है. तब जाके रिस्पेक्टेबल स्कोर जो कट ऑफ के करीब आए. अब क्योंकि वो जितने सब सब्जेक्ट है, जो भी 6-7 सब्जेक्ट है, उसमें इकोनॉमी सिर्फ एक है और आपके पास कितने 8 से 9 महीने हैं. तो मुझे एक स्पीड से चलाना पड़ेगा कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस दोनों खत्म करना है. गाड़ी तेज चलेगी. तो आप उसी स्पीड पे बने रहें. अब देखिए, रोज का काम रोज खत्म करो. पिलर 1 मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस खत्म, बजट, टैक्सेशन खत्म. पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें ईयरली 2 दिन में खत्म हो जाएगा. फिर बाकी की भी जो चीजें हैं वो टाइम से चल रहा है. मेरे एंड से तो चीजें खत्म हो जाएगी, आप अपने हिसाब से सिलेबस मतलब हैंडआउट खत्म करते रहो. पिलर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट डन. पिलर 3 बी ये करेंसी एक्सचेंज डन. नाउ वी आर इन पिलर 3 सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, ये सब टैरिफ बैरियर वो सब देखना है. हैंडआउट अपलोड हो चुका है अनअकैडमी पे, आप देख रहे हैं. मेरी प्रोफाइल, मुनाल पटेल. कोर्सेज लेटेस्ट, बेल आइकन पीसीबी 13 में और आपको सब पीडीएफ मिल जाएगी. एंड्रॉइड फोन में 3 डॉट्स ऊपर होते हैं, आईफोन में नीचे एरो होता है. लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/munaal.org. कोर्सेज लेटेस्ट, उसके अंदर जाइए आप पीसीबी 13, बेल आइकन क्लिक करो, राइट हैंड साइड बार खुलती है, उधर से माल डाउनलोड कर सकते हैं. अभी आज से हम जो पढ़ेंगे 2 दिन वो हैं सब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. देखिए, ये जो पिलर 3 सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इसमें पेज हैं 50 और मैं खत्म कर दूंगा 2 लेक्चर में, मतलब आज और कल. गाड़ी बहुत तेज चलेगी और उसका ये कारण है कि समझो इसमें बहुत कंसेप्ट तो कम ही है. ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन, ये साल, ये हेडक्वार्टर, ये मेंबर, ये समिति, ये रिपोर्ट है. मैं सिर्फ आपको जो टेक्निकल एनालिटिकल चीजें हैं कि डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या ऊपर नीचे होता है, वो आराम से समझाऊंगा. बाकी सब चीजें मैं थोड़ा आपको आइडिया दूंगा, हैंडआउट से आपको रटना है, वरना इसके 4 लेक्चर का ये कोई सेंस नहीं बनता. चलिए शुरू करते हैं. सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक ब्रेटन वुड्स नाम का रिसोर्ट था, उधर कॉन्फ्रेंस होती है. देश दुनिया के सब लीडर्स को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम कैसे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें. उसमें से 3 चीज निकल के आती है. गरीब देशों को लोन देने के लिए वर्ल्ड बैंक, करेंसी एक्सचेंज के लिए आईएमएफ और तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम बात करें 1944 ब्रेटन वुड्स, सब टॉपिक वर्ल्ड बैंक. देखिए, वर्ल्ड बैंक एक चीज नहीं है, 5 चीजें. वर्ल्ड बैंक इज मेड अप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस. एक तो ऐसा है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो भारत जैसे देशों को लोन देगा, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जिनको ये हाईवे, हॉस्पिटल, इरिगेशन कैनाल बनानी है. पर ऐसे लोग होंगे इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों वापस करने हैं. फिर एक दूसरी संस्था आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. उनका ऐसा है कि वो एकदम गरीब देशों को लोन देंगे और वो ऐसा प्रिंसिपल जीरो इंटरेस्ट बिना ब्याज के लोन देंगे, जिसको सॉफ्ट लोन भी कहा जाता है. तो दैट इज सेकंड थिंग. तो जो 1 और 2 है पर्पल कलर में, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक. लेकिन जब हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो उसमें 5 चीजें आती है. 5 ये 2 तो हैं ही, उसके ऊपर और चीज तीसरी ऐड होगी. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी. उसका क्या काम है? ये सब डेवलपिंग कंट्रीज, भारत, चीन वगैरह, उसमें जो सरकारी और प्राइवेट कंपनियां हैं उनको लोन लेने में मदद करे, जिसके लिए वो मसाला बॉन्ड वगैरह चलाते थे. हमने पिलर 1 सी में देखा था. फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, उसकी चौथी संस्था है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा. देखिए, पेप्सी, कोका कोला फैक्ट्री लगाए, विंटर में, सर्दियों में लोग कम पिएंगे तो उसका थोड़ा बिजनेस कम रहेगा. गर्मी में ज्यादा पिएंगे, ज्यादा बिजनेस रहेगा. तो ये तो बिजनेस साइकिल है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता. तो मान लीजिए पाकिस्तान में फैक्ट्री खोले और ये जो भी इमरान खान को हटा के दूसरा आ जाए, फिर वापस नवाज शरीफ आ जाए, फिर मुशर्रफ गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले और वो लोग कोका कोला या पेप्सी की फैक्ट्री बंद करा दे, तो लॉस हो गया. अब ये तो कमर्शियल लॉस तो है नहीं कि गर्मियां नहीं है इसलिए लोग ठंडा नहीं पी रहे. ये तो नॉन कमर्शियल लॉस है बिकॉज ऑफ द रिजीम चेंज. ऐसी सिचुएशन में पेप्सी या कोका कोला का लॉस हो गया, उसकी कौन भरपाई करे? तो उसकी इंश्योरेंस एजेंसी, उसका नाम है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी, मीगा. ऐसा क्यों बनाना पड़ेगा? वरना तो सोचो बांग्लादेश में कभी कोई फैक्ट्री लगाई नहीं कि तुम्हारा तो नमकीन है या कि यूनुस है कि शेख हसीना है कि कौन कब रहेगा. तो फिर वहाँ के जो लोग हैं उनका नुकसान हो जाएगा, किसी को काम धंधा नहीं मिलेगा. तो देयरफॉर देयर इज अ मीगा ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए कि किसी पेप्सी ने पाकिस्तान में फैक्ट्री खोला और फिर इन्होंने कुछ टैक्स का नोटिस दिया और ये करे एक्सवाईजेड, तो वो जो झगड़ों का निपटान करना है उसकी एक इंटरनेशनल कोर्ट है. उसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आईसीएसआईडी. इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद नहीं रखना, फुल फॉर्म भी याद नहीं रखना. सफिशिएंट हो कि इन्वेस्टमेंट का केस देखने के लिए एक अलग कोर्ट है. इंडिया इसका मेंबर नहीं है.
ये जो 5 संस्थाएं हैं, आईबीआरडी, आईडी, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये कलेक्टिवली पांचों को हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इसके अंदर ये जो आईबीआरडी और आईडी है, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ये सब आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स दिया, सुकून से पढ़ना। अब कुछ बार आसान सवाल आते हैं, जैसे ये वाला देखो, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ आसानी, और जवाब भी मैंने टिक कर दिया है। तो बराबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, और हमको वही पूछा है, क्या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन। ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक है, वहां पर समझो कंपनी जैसा स्ट्रक्चर है कि उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ गवर्नर होंगे। जिस देश ने ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया है उसका वोटिंग पावर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा वोटिंग पावर यूएसए का है, दूसरे नंबर पर यूरोपियन देशों का है। तो अब इस जो भी ये बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चेयरमैन, एमडी, सीईओ, ये सब कौन सिलेक्ट करेगा? जिसके पास ज्यादा वोटिंग पावर है। लेकिन फिर ऐसा हो कि मान लो अमेरिका की वोटिंग पावर सपोज मेजॉरिटी 17%, बाकी सब लोग का 1-2%, 1-2%, और यूरोपियन देशों में मान लो कि फ्रांस का 10% हो, जर्मनी का 10% हो, ऐसा ऐसा। तो अगर वो सब लोग मिलकर वोट करें तो हो सकता है इनका कुछ अलग दिशा में चला जाए। इस कारण से आपस में झगड़ा टालने के लिए, टू अवॉइड एनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इन लोगों ने एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि यूरोप के देशों का जो फेवरेट होगा वो आदमी या औरत आईएमएफ का चीफ बनेगी। जैसे अभी आईएमएफ की चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, वो यूरोप की है, और सामने अमेरिका की ये शर्त है कि वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है वो ऐसा आदमी या औरत बनेगी जो यूएसए की फेवरेट है। तो वर्ल्ड बैंक का जो बॉस है वो अमेरिका का फेवरेट, या उसने नॉमिनेट किया उसको बना देंगे। उनके नाम और जनरल नॉलेज सब आपके हैंडआउट में दिया, भारतीय मूल के कौन व्यक्ति वहां पर है वो भी आपको सब हैंडआउट में दिया है। वर्ल्ड बैंक कौन से रिपोर्ट्स के लिए मशहूर है वो भी हैंडआउट में दिया है। उसमें एक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, हालांकि वो बाद में कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें डेटा में डाली होती थी। खैर ऐसा सब जनरल नॉलेज में लाइन खींच नहीं पड़ूंगा, हैंडआउट में देख लेना। तो वर्ल्ड बैंक हमने देखा ये क्या है, गरीब देशों की मदद करने वाला एक बैंक है। ऐसे और भी बैंक है जिनको हम मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, एमडीबी, बहुपक्षीय विकास बैंक, अलग अलग देश मेंबर बनेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे और गरीब को या किसी को लोन में देंगे। फॉर एग्जांपल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो बीजिंग में है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो शंघाई में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो फिलीपींस में मनीला में है, ये सब है। इन सब जो भी बैंक हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, भारत भी इनसे लोन लेता है। कोरोना आ गया लोन ले लेंगे, हाईवे बनाना है, इरिगेशन के लोन ले लेंगे। भाई कुछ लोग डंडा उठा लेते हैं कि अगर आरबीआई के पास 600-700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है तो भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन क्यों लेता है? भाई वो फॉरेक्स रिजर्व का ऑब्जेक्टिव अलग है, वो करेंसी एक्सचेंज को स्टेबल रखने के लिए बनाया है। अब भारत सरकार को इरिगेशन कैनाल बनानी है तो आरबीआई से नहीं जाएगा ना, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक या कहीं और से जाएगा। मुकेश अंबानी को धंधा करना है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो खुद के पॉकेट से पैसे नहीं निकालते, वो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं ताकि जितना है उससे ज्यादा बड़ा वो प्रोजेक्ट कर सके। तो भारत सरकार भी लोन लेती है। यार ऐसे और भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक अफ्रीका में है, यूरोप में है, उसका सब हैंडआउट में आपको जनरल नॉलेज दिया है, याद रखना, ठीक है? नहीं याद रहे तो बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। ये जो ब्रिक्स देश मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बैंक बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अंदर ये 5 देश तो हैं, उनका जो मान लो 18% 19% कुछ शेयर होल्डिंग होगा। फिर नए मेंबर्स कुछ ऐड किए जाते हैं, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट वगैरह। उसमें ऐसा है कि कोई भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर कंट्री ये बैंक का मेंबर भी बन सकता है, उसने पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा। अब कुछ लोग कहीं पर बांग्लादेश तो ब्रिक्स का मेंबर नहीं तो बैंक का मेंबर कैसे हो गया? भाई वो दो अलग चीजें। खैर वो सब जनरल नॉलेज आपके हैंडआउट में दिया हुआ, आप देख लेना। 20 मिनट वो खत्म करो, 40 मिनट उसका वीडियो नहीं करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं। करंट अकाउंट जिसमें एक्सपोर्ट आपको बढ़ाना चाहिए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए। कैपिटल अकाउंट उसमें एफडीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। अगर दोनों जगह सब डाउन हो गया तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है, तो पाकिस्तान में ऐसा हो गया है। अब पाकिस्तान श्रीलंका सब कैसे मानते चलते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता है, आईएमएफ लोन देता है। आईएमएफ कैसे कुछ लोन विंडो है, 3 से 6 महीने का लोन चाहिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में जाओ। 1 से 2 साल का चाहिए, स्टैंड बाय अरेंजमेंट विंडो में जाके लोन लो। 3 से 5 साल का चाहिए तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में लोन दो। और एफडीआर क्या था वो तो हम लास्ट वीक पढ़ चुके हैं। ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के जरिए आईएमएफ विल हेल्प द कंट्रीज दैट आर फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब ये मैंने आपको बताया क्या, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, हाँ तो वो कौन देता है? रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी इंस्ट्रूमेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, आईएमएफ देता है। एनवायरमेंट और वर्ल्ड बैंक तो नहीं है। वैसे सिंपल सवाल कभी कभी आईएएस में भी पूछ लेते हैं। यार वो सब दिया है नोट में जो है, आप पढ़ के याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो यार वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड आईएमएफ, आगे का मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले हमें कुछ थियरी समझनी होगी। हम लोग आज क्या समझते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, अपना स्वास्थ्य ही अपनी संपत्ति है। ब्रिटेन और यूरोप के जो इकोनॉमिस्ट थे अंग्रेजों के जमाने में, कॉलोनियल टाइम में, वो नहीं नहीं यार तुम छोड़ो, गोल्ड इज द रियल वेल्थ। कि कोई भी देश की जो वेल्थ है वो क्या है, कि उसके पास कितनी प्रेशियस मेटल है, गोल्ड है, सिल्वर है वगैरह, उसको कहा गया बुलियनिज्म थियरी। और वो आगे एक्सपांड होता है तो उसमें से निकलता है मर्केंटाइलिज्म थियरी। ये बुलियनिज्म और मर्केंटाइलिज्म क्या समझते हैं? अब याद करो लास्ट वीक हमने देखा था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, कि ब्रिटेन का सरकार या सेंट्रल बैंक 1 पाउंड का नोट कब छापेगा? जब उनके पास 73 ग्राम ऑफ गोल्ड होगा। और ये कन्वर्टिबल था, यानी कि हम 1 पाउंड का नोट लेके जाएं ब्रिटिश सेंट्रल बैंक में या बैंक ऑफ इंग्लैंड में, तो हमें उसके बदले 73 ग्राम ऑफ गोल्ड का सिक्का या बिस्किट वापस करता। अब समझो ये जो ब्रिटिशर्स हैं भारत से अनाज, स्पाइसेस, मसाले, हाथी दांत, आइवरी, सैंडलवुड, चंदन, ये सब खरीद के जा रहे हैं। तो मतलब दे हैव टू पे फॉर इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट किया उन्होंने और भारत के किसान को मान लो 2 पाउंड दे दिए, और किसी दिन अगर भारत का किसान वो लेके गया यूरोप में तो वो तो गोल्ड लेके वापस आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया ये सब 16 to 18 सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे कि देश की संपत्ति है उसका गोल्ड, नेशंस वेल्थ इज फाइनाइट, तो सीमित है, कितना कि तुम्हारे पास सोना कितना है। तो ये भारत के गरीब किसान हमसे गोल्ड लेके जाएंगे तो फिर तो हमारा सब ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, इट विल बी लॉस ऑफ वेल्थ। तो ये सब सोच के इनका शैतानी दिमाग शुरू हो जाता है कि इंपोर्ट करना खराब चीज़ है, कॉलोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, इनको गुलाम बना के सारे संसाधन लूट के ले जाएंगे, पैसा देके तो लेना नहीं है। तो ये सब मर्केंटाइलिस्ट थियरी है। उसके बाद एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, ये कुछ और थियरी लेके आते हैं। तमिलनाडु के बुक्स में कुछ दिया, इकोनॉमिक सर्वे कुछ उल्टी उल्टी कुछ बार बातें करता है, तो समझ लेते हैं। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में वो टैक्सेशन सिस्टम कितनी अच्छी है बुरी है उसके कैनन 4 सिद्धांत दिए थे जो हमने पिलर 2A में देखे थे। तो वही एडम स्मिथ लेके आते थियरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। वो ऐसा पूछते हैं एक मजदूर कितने किलो उत्पादन कर सकता है, 1 वर्कर कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी किलोग्राम्स। हम कहीं बात वीट की, गेहूं, तो भारत का एक मजदूर 30 किलोग्राम पैदा कर सकता है, चीन का एक मजदूर 10 किलो पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो कामचोरी आलसी अपन इसलिए क्योंकि आप जानते हैं वहाँ की जो जमीन है वो इज नॉट सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। एक बात हुई। फिर आप राइस का प्रश्न पूछो, चावल, तो भारत का एक वर्कर 10 किलो चावल बना सकता है, चीन का एक वर्कर 15 किलो चावल बना सकता है। इसलिए नहीं क्यों ज्यादा मेहनती है वो, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसका पानी और आबोहवा चावल के लिए ठीक है। तो इसमें से हम क्या सबक लेते हैं? इंडिया को क्या करना चाहिए कि मैं आईएएस का भी एग्जाम दूं और मैं कैट का भी एग्जाम दूं और सीधा मेरे 2 जगह, एक पैर मेरा आईएएस में और दूसरा मेरा आईएम अहमदाबाद में, ऐसा तो नहीं, अपना पैर 2 साइड से पड़ जाएगा। फिर वी हैव टू ओनली वन थिंग, ऐसा एडम स्मिथ बोल के गए कि तुम सिर्फ
मतलब इंडिया ने क्या करना है, तुम्हारे पास एक वर्कर है तो तुम नक्की करो उसका स्ट्रेंथ क्या है। चावल तो उगाएगा 10 किलो उगेगा, तो आप गेहूं उगाओ 30 किलोग्राम। तो इंडिया शुड फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। आपके पास दाल के साथ चावल खाने का मजा अलग है, आई एग्री। तो क्या करना है, कोई नहीं, चाइना से आप इंपोर्ट कर लो, और सामने चाइना वालों को जो भी नूडल्स या कुछ बनाने के लिए मैदा गेहूं चाहिए तो हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो एडम स्मिथ की जो थियरी है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो वर्कर को समझो सैलरी देना आपका कॉस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन करना चाहिए कि वर्कर को ऐसे काम में लगाओ जो आपको मैक्सिमम उसमें से आउटपुट दे सके। और जो चीज़ को आपकी शॉर्टेज हो गई, राइस, तो आप राइस इंपोर्ट करो। इंडिया ने राइस का स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इंपोर्ट इज नॉट अ बैड थिंग। आयात करना कोई खराब चीज नहीं है, ट्रेड डेफिसिट होना भी खराब चीज नहीं है। आप सामने कुछ और पैदा करके उसको सेटल करने की कोशिश करो। ये नहीं कि इंपोर्ट खुद में ही खराब चीज है, जैसा कि ट्रम्प आजकल एक नया वापस से चला रहे हैं, तो देन इट इज टेकिंग अस बैक टू द सेम कॉलोनियल एरा। ये जो बात थी मर्केंडाइज थियरी कि पेइंग फॉर इंपोर्ट मींस लॉस ऑफ वेल्थ, इसलिए इंपोर्ट खराब चीज है, तो फिर तो सब देशों को भाई गुलामी बना दो तुम, इतिहास का पुनरावर्तन करो। क्या वो निबंध में सोचने का, इंटरनेशनल एथिक्स फॉर न्यूज़पेपर 4 में सोचने का होता है। आगे बढ़ते हैं। हम कहीं तो बेस्ट थियरी है कि बराबर वर्कर जो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सके उसके अंदर हम उसे लगाएंगे। लेकिन फिर डेविड रिकार्डो उसको कुछ नए कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज दिखे कि जहां पर एडम स्मिथ की ये थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो डेविड रिकार्डो केम अप विद कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी। समझते हैं। डेविड रिकार्डो क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछता है, एक यूनिट उत्पादन करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब कि अगर हमें एक दारू की बोतल बनानी है तो फ्रांस में 12 वर्कर चाहिए, हमें एक दारू की बोतल बनानी है इंग्लैंड में तो कितने, 8 वर्कर चाहिए। समझो, एडम स्मिथ क्वेश्चन अलग पूछ रहा था। एडम स्मिथ ऐसा पूछ रहा था कि 1 वर्कर कैन प्रोड्यूस हाउ मेनी किलोग्राम, एक आदमी कितना पैदा कर सकता है। डेविड रिकार्डो उल्टा पूछा है, एक बोतल बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझो स्मॉलर इज बेटर, जितने कम मजदूर चाहिए वो अच्छी बात है, सैलरी कम आपको देना पड़े। तो मतलब कि इंग्लैंड में 8 मजदूर से दारू का बोतल बन जाता है, हार्ट इमोजी बहुत बढ़िया, सैलरी का कॉस्ट कम है। नाउ सेम क्वेश्चन फॉर टेक्सटाइल, एक यूनिट या 1 मीटर टेक्सटाइल कपड़ा बनाने के लिए कितने मजदूर चाहिए। पता चला फ्रांस में 10 वर्कर चाहिए, इंग्लैंड में 9 वर्कर चाहिए। सो अगेन इंग्लैंड का हार्ट इमोजी, कम मजदूर चाहिए तो कपड़ा भी बना लेते हैं। तब सवाल हुआ तो फिर इंग्लैंड ने क्या करना चाहिए, कि मतलब उसका मैथ्स और रीजनिंग दोनों स्ट्रांग है, तो उसको एसएससी भी देना चाहिए, आईबीपीएस भी देना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो एडम स्मिथ की थियरी तो एक्सप्लेन कर नहीं सकती, क्योंकि वो कैसे केस स्टडी देखता था, अच्छा वर्कर एक ही चीज का मैक्सिमम आउटपुट कर सकता है, जबकि यहाँ ऐसा है कि टेक्सटाइल और बोतल, वाइन बोतल दोनों में ही इंग्लैंड के वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट कंपेयर टू फ्रांसीसी वर्कर्स। तो प्रश्न ये हुआ कि इंग्लैंड ने दोनों में से कौन सी चीज का उत्पादन पे फोकस करना चाहिए, इंग्लैंड शुड फोकस ऑन व्हाट मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट एक्सपोर्ट। वो जवाब हमें डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी से मिलता है। अब उसका सब ग्राफ हम समझने नहीं बैठेंगे, कुल मिलाकर वो उसका ये कहना था कि देखो ये बात सही है कि टेक्सटाइल और दारू दोनों में ही इंग्लैंड के वर्कर्स आर मोर एफिशिएंट, पर इंग्लैंड ने दोनों चीज नहीं बनानी चाहिए। उन दोनों में भी उसने फिर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यूनिट लेबर के हिसाब से मुझे कौन सा ज्यादा ऑप्टिमल है, तो उसका तर्क कुछ ऐसा आया कि इंग्लैंड ने टेक्सटाइल बना के फ्रांस को कपड़ा बेचे और फ्रांस से दारू इंपोर्ट कर ले। हम वो पूरी केस स्टडी समझने नहीं जाएंगे, हमें जो बेसिक आइडिया लेना था हमने ले लिया। ठीक है, दोनों ही चीज में आपका एडवांटेज है, तो उसमें से जो ज्यादा एडवांटेज देने वाली चीज आप बनाओ टेक्सटाइल, और सामने दारू इंपोर्ट कर लो। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव या रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज थियरी, उसको इकोनॉमिक सर्वे ने कोट किया, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा था। इस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे ने सब एनालिसिस किया कि हम ये भी बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं, तो हमें कौन सी चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो कॉटन, कारपेट, टेक्सटाइल और फार्मा इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए, जहां पर हमें एक एडवांटेज है, बाकी भी चीजों में अपन इनमें ज्यादा है, सो वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग्स। इसके बाद आखिरी आता है एक्सलर एंड ओहलिन्स फैक्टर ऑपरेशन थियरी। इतने इतने बारी बारी शब्द देख के चक्कर आ जाए, पर असल में कुछ दम नहीं है। सबसे आसान मेरे ख्याल से यही थियरी। आप जानते हैं अमेरिका के पास पैसा बहुत है पर आदमी कम है, जमीन बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है, बट वर्कर्स आर फ्यू। तो वो क्या करे, अगर वो जींस की फैक्ट्री लगाएगा जिसमें मान लो 50,000 वर्कर चाहिए, और जींस आप बेच बेच के कितना $50 मिलियन कमा लोगे, पर अमेरिका के भाई इतने तो वर्कर नहीं है, हम क्या करें। तो वो फोकस करेगा कि जैसे मैं बोइंग के एरोप्लेन बनाता हूँ, फिर कोई कैटरपिलर कंपनी है जो बुलडोजर बनाती है। अब आप समझे बोइंग का एरोप्लेन या बुलडोजर जो है उसके लिए हो सकता है सिर्फ 50 इंजीनियर चाहिए, बाकी तो रोबोट और मशीन से काम हो जाएगा। तो अमेरिका किन चीजों पे फोकस करेंगे जहां पर मजदूर कम चाहिए और कैपिटल, और उन कैपिटल से जो पैसा उससे मशीन या कुछ टेक्नोलॉजी हम खरीद लेते हैं, एंड वी विल डू द प्रोडक्शन। तो जिसके पास जो है उस हिसाब का प्रोडक्शन करेगा। अमेरिका के पास कैपिटल है, तो कैपिटल अबंडेंट जो या कैपिटल इंटेंसिव गुड्स होते हैं जिसमें बहुत आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए इसकी मशीन टेक्नोलॉजी के लिए, वैसी चीजें बनाता है अमेरिका। और सामने टेक्सटाइल, उसमें क्या फैक्ट्री की मशीन से ज्यादा मजदूर आपको चाहिए, तो अमेरिका टेक्सटाइल नहीं बनाएगा, वो इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश, वियतनाम से इंपोर्ट कर लेगा। सामने इंडिया क्या करता है, तो इंडिया के पास मजदूर ज्यादा है, कैपिटल कम है, तो इंडिया ऐसी चीजें बनाएगा जिसमें लेबर इंटेंसिव हो, मजदूर ज्यादा चाहिए, मशीन और पूंजी कम चाहिए, टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स हैं, कॉटन और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। तो दैट इज एक्सलेंस एंड ओलिन्स फैक्टर ऑपरेशन थियरी। तो इस हिसाब से भी जब आप मेंस और इंटरव्यू और निबंध में सोचने बैठो, ये जो ट्रम्प जिद लेके बैठा है कि सारे सब इंडस्ट्री वापस तुम लोग अमेरिका में आके अपना फैक्ट्री लगा दो, नहीं तो मैं तुम पे बहुत टैक्स लगा दूंगा, वो फैक्ट्री लगाने आ भी जाएगा, पर क्या ट्रम्प के पास इतने मजदूर हैं जो सस्ते भाव पे टेक्सटाइल और मशीनरी और ये सब, मशीन तो चलो उसके पास है, मजदूर कहाँ है। और ऊपर से वो क्या बोला है, एलियंस, मतलब ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसको मैं लात मार के निकाल दूंगा, तो देन हाउ विल यू रन द कंट्री। वो सब मेंस में आप सोचना, ये सब ग्राफिक्स के जरिए आपके एंड में दिया हुआ आप देखना। इसके बाद का मुद्दा डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ऐसी चीज़ है मित्रों की वो फ्रेश माइंड से कंटिन्यूस पढ़ना होगा, फिर भी एक दो चीज़ पढ़ते हैं फिर देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में से आईएमएफ निकला देख लिया, वर्ल्ड बैंक निकला देख लिया, तीसरी चीज़ उन्होंने निकाली कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं और उसके वास्ते एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, पर अमेरिका ने विरोध किया, तो आईटीओ तो बना नहीं, उसकी जगह एक अग्रीमेंट इन्होंने बना दिया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन पता चला इसमें और चीज़ों को ऐड करने की जरूरत है, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो फिर उरुग्वे राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए, उसमें से एक मार्राकेश ट्रीटी निकली, मार्राकेश मोरक्को में है, और वहाँ लिखा कि देखो एक नई संस्था बनाते हैं डब्ल्यूटीओ, क्योंकि जेडब्ल्यूटी एग्रीमेंट बराबर, पर उसके बियॉन्ड हमें गुड्स तो है ही, सर्विसेज को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पायरेसी, ये सब कुछ को कवर करना है। ऐसी डब्ल्यूटीओ संस्था बनेगी, भारत ने भी साइन किया और 1995 में डब्ल्यूटीओ बना, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। ये सारे फैक्ट्स आपको 2 बजे भी याद रखने हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुकाबले डब्ल्यूटीओ अलग कैसे है, यहाँ जो वोटिंग पावर है वो आपके शेयर होल्डिंग या कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया उस पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ हर एक मेंबर को एक वोट मिलता है। ये भी कारण है कि ट्रम्प को यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आता है। वो पहली बार भी जब प्रेसिडेंट था, जो भी 2017-21 वगैरह में, तब भी वो डब्ल्यूटीओ की बात नहीं मानता था, क्योंकि उसका ये मानना इधर तो सब गरीब देशों को भी एक वोट मिला है, तो मैं तो कैसे अपनी बात मनवा सकूंगा। वर्ल्ड बैंक में तो बराबर है कि वोटिंग पावर से अपनी बात मनवा लेता हूँ, तो इसको मानता ही नहीं है। वो कैसे हम आगे देखेंगे। डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर समझते हैं।
वहाँ पर एक है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, मंत्री परिषद। तो भारत का कौन सा मंत्री जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो जाएगा आईएमएफ की मीटिंग में। इधर जाएगा भारत का कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री। क्यों? क्योंकि भाई डब्ल्यूटीओ क्या बोला? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसके अंदर आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री। ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस इनकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हालांकि ये लोग रोज नहीं मिलते, समझो 2-2 साल पे नॉर्मल मीटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो रोज का काम देखने के लिए होता है जनरल काउंसिल। उसके अंदर एक बॉस होता है डायरेक्टर जनरल। नाइजीरिया की लेडी, इनका नाम है नगोजी ओकंजो इवेलिया। अब ये जनरल काउंसिल के नीचे 2 संस्थाएं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डब्ल्यूटीओ कहेगी हर चीज पे टैक्स कम करो, लेकिन अमेरिका भारत पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, भारत अमेरिका पे टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो ये लोग कौन सी कोर्ट में लड़ने जाएंगे? डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में लड़ने जाएंगे। और इसके अलावा इनकी जो भी ट्रेड पॉलिसी उसको रिव्यू करने की एक और संस्था है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब ये जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है, मंत्री परिषद, यूजुअली नॉर्मली 2-2 साल पे मिलते हैं। कुछ बार कोरोना हो तो कम ज्यादा बार भी मिल लेते हैं। अब इनकी जो समिट याद रखनी, 2001 में कतर के दोहा में हुई थी, याद रखना है। फिर और भी जगह हुई थी। फिर लेटेस्ट 2024 की हुई यूएई के अबू धाबी यूएई में हुई। तो दीज आर द समिट्स। अब इसके बाद जो बात आएगी वो टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर, वो कंटिन्यूस आधा घंटा खींचना पड़ेगा। तो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद हम लोग बाकी की चीजें समझते हैं। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 पर्सन वोट करें। मुनीश, आदित्य, अमर, शीतल, मयंक, ऋषि और शनाज डांस मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग देख रहे थे ब्रेटन वुड्स तो हो गया, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में हम आए थे। डब्ल्यूटीओ के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहता है, स्विट्जरलैंड की जिनेवा में है, 1995 में बना, भारत सदस्य है, रात को 2 बजे सब याद रखना है। उसकी मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताई। अब समझते हैं बैरियर्स। ट्रम्प कहे मुझे अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, मैं तो जर्मनी और जापान की चीजों पे टैक्स लगाऊंगा, सामने वो लोग भी अमेरिका की चीजों पे टैक्स लगाएंगे। तो ये सब क्या बैरियर है, बाधाएं हैं। अब ऐसे जो बैरियर्स हैं वो 2 जात के होते हैं। पहला होता है टैरिफ बैरियर्स, मतलब इंपोर्टेड चीजों पर आप ज्यादा टैक्स लगा दो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क बाधाएं, वैसा कि इंडिया से कोई कार अमेरिका जाए तो ज्यादा टैक्स लगा देते, एक प्रकार से बैरियर या उसने ये क्या नुकीली तार वाली बाड़ लगा दी। ट्रम्प जब पहली बार प्रेसिडेंट बना था तभी उसने ऐसा किया था कि भारत चीन से आने वाले स्टील, कार, स्कूटर सब पे 25% टैक्स चढ़ा दिया। डब्ल्यूटीओ चाहता है कि ये सब रुक जाए, सब देश एकदम कम टैक्स रखें। इसके वास्ते डब्ल्यूटीओ के 2 एग्रीमेंट्स हैं। फिजिकल गुड्स जैसे कार, उसमें टैक्स कम कराने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये एक है। सर्विसेज जैसे जो भी आईटी, कॉल सेंटर, वीडियो गेम्स, एक्सवाइजेड जितनी सॉफ्टवेयर वगैरह वो जो सर्विसेज है, उसमें टैक्स कम कराने के लिए जीएटीएस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। तो दैट इज डब्ल्यूटीओ जो चाहता है कि टैक्स कम करे जाए। आपके भाई ये तो कहाँ अमेरिका टैक्स कम हो रहा है, ये तो ट्रम्प तो रोज, अभी मैं आज देखा था 125% टैक्स चढ़ा दिया चीन के ऊपर। तो मित्रों ये रोम है और ये नीरो राजा है। जब रोम जल रहा था तो वो फिडल बजा रहा था, तो वो डब्ल्यूटीओ है। इकोनॉमिक सर्वे ने खुद पाया ये जो डब्ल्यूटीओ के जो ग्लोबल एग्रीमेंट्स हैं उसका आजकल कोई वजन है नहीं, कोई इज्जत नहीं करता है। अलग अलग रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, भारत यूएई, भारत ऑस्ट्रेलिया, वो सब बढ़ रहा है आजकल। और दूसरा कि आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर जियोपॉलिटिक्स हावी हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन, आप जानते हैं वहाँ सर्दी ज्यादा होती है, विंटर इज हाई, उनको एनर्जी चाहिए। अभी होशियारी मारने में विंड एनर्जी लगाने गए, पर क्लाइमेट चेंज में ऐसा हो कि उधर पवन कम पड़ गया, फिर न्यूक्लियर प्लांट लगाए थे, उधर भी कुछ एक्टिविस्ट ने धमाल किया, वो बंद करने पड़े। तो रशिया से आपको ऑयल गैस लेना ही लेना है, लेकिन ये सब यूक्रेन युद्ध वगैरह के चलते
वो वाली चीज़ ज़्यादा हावी हो गई, तब खुद परेशान है। और सामने रशिया, चीन और बाकी देश जो भारत है उनके साथ ज़्यादा वो अलाइन हो रहा है। तो यानी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो सब बोल के गए कॉस्ट एडवांटेज के हिसाब से करो, वो एक तरफ रह गया और जियोपॉलिटिक्स डिसाइड कर रहा है कि क्या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन किससे करेगा। तो दीज़ आर वीकनेसेस। पर खैर वो मीन्स का मुद्दा है, तो अभी हम उसको स्वीकार करते हैं कि भाई ये तो डब्ल्यूटीओ तो कुछ खास है नहीं उसका, बट वी हैव टू पास एमसीक्यू, सो विल प्रिपेयर। बाकी उसका 2 पैसे की इज्जत इंटरनेशनल ट्रीटीज़ में बड़ी नहीं है। फिर हमें एग्जाम पास करना है, तो डब्ल्यूटीओ के हम एग्रीमेंट याद रखेंगे, भले उसकी 25 पैसे की भी वैल्यू रियल लाइफ में ना होती। जीटीएस मैंने आपको बताया और जीडब्ल्यूटी बताया, ये जो ऐसे हैं एग्रीमेंट ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप चीज़ों पर टैक्स कम करिए। लेकिन अगर सब लोग प्यार से मान गए, तो फिर बदमाश लोग को भी रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत के अंदर कोई कोकोनट हेयर ऑयल पैराशूट 100 रुपए का है और चीन के अंदर भी हेयर ऑयल है कोकोनट का 100 रुपए का है, मतलब युआन करेंसी में होगा, अपन इक्विवेलेंट समझो 100 का है। तो अगर वो 100 प्राइस पे भारत में भेजे और हम भी लोकल पैराशूट 100 प्राइस में बिक रहा है, तो हो जाने दो टक्कर। पब्लिक को जिसका स्मेल, कलर, टेक्सचर मजा आएगा वो खरीदेगी, बराबर है। लेकिन फिर चीन बदमाशी चालू करे कि देखो लोकल मार्केट में, चाइनीज मार्केट में हम ये हेयर ऑयल 100 रुपए का बेचते हैं, बराबर, लेकिन भारत में हमें नुकसान भी हो जाए तो भी 80 रुपए में इसे एक्सपोर्ट करो, ताकि भारत की पैराशूट कंपनी बर्बाद होकर बंद हो जाए और जब कोई इंडियन कंपटीटर बचे नहीं, तब फिर हम इसको सीधा 120 कर देंगे, लूट लेंगे इनको। तो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है इसे हम कहते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब कि जब कोई एक्सपोर्ट मतलब फॉरेनर लोकल मार्केट में जो प्राइस है उससे भी सस्ते प्राइस पे आपके देश में बेच रहा है, दैट मीन्स ही इज डूइंग डंपिंग। अब आपके पास जीएटीएस एग्रीमेंट तो कहता है कोई टैक्स मत लगाओ, कम कर दो, तो भाई पुलिस वाला गुलाब का फूल लेके घूमेगा तो सब लोग ट्रैफिक थोड़ी मानेंगे, डंडा चलाना पड़ता है। एंड डब्ल्यूटीओ आल्सो अलाउज दैट। तो डब्ल्यूटीओ अलाउ करता है कि ऐसी चीज़ों पर आप और ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं जब आपकी सरकार को लगे कि डंपिंग हो रहा है। तो ये जो इंपोर्टेड हेयर ऑयल है उस पर क्या क्या टैक्स लगेंगे? कस्टम्स ड्यूटी लगेगा, इंपोर्ट हो रहा है तो सीमा शुल्क यस। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा क्योंकि ये सस्ते में हमें बर्बाद करने के लिए बेच रहा है। फिर वो सोच रहे हैं फिर सरचार्ज और आईजीएसटी और भी टैक्स लगेंगे जो हम पिलर 2 ए2 में देख चुके हैं। तो वो तो सब टैक्स लगेंगे, एक और टैक्स लगेगा जिसका नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके चलो ठीक है, ये तो मतलब बदमाशी कर रहे थे इसलिए इन पे हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। बट नाउ कंसीडर द केस ऑफ वियतनाम। मान लीजिए वियतनाम के लोकल मार्केट में वो हेयर ऑयल 60 रुपए में बेचते हो क्योंकि शायद वहाँ कोकोनट का प्रोडक्शन अच्छा हो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, मशीन और मजदूर हो जो एकदम सस्ते में हेयर ऑयल बना के देते हैं और वो 60 रुपए में ही इंडिया को भी एक्सपोर्ट करे, यानी वो तो डंपिंग नहीं कर रहा है। वो कहे मैं तो वियतनाम में भी 60 रुपए में बेचता हूँ, भारत में भी 60 रुपए, मैं कोई आपकी देश को बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी भारत सरकार क्या चाहेगी? नहीं, हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है वो तो 100 रुपए में ही पैदा कर पाती है क्योंकि हमारे पास कोकोनट ऑयल की ऐसी जोरदार टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन नहीं है। तो फिर अब क्या करना पड़े, दोनों को एक ग्राउंड पे लाना है, एक बैलेंस पे लाना है। या तो भारत सरकार लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी ज्यादा दे दे ताकि भारत का पैराशूट ऑयल भी 60 में मिले, और नहीं तो 40 रुपए टैक्स और चढ़ा दे वियतनाम के तेल पे। तो सरकार ऐसा करेगी कि जो वियतनाम से हेयर ऑयल आया, कस्टम्स ड्यूटी लगेगी यस, सरचार्ज और आईजीएसटी लगेगा वो भी यस, और एडिशनल एक और टैक्स लगेगा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी। तो क्योंकि वो डंपिंग नहीं कर रहा है लेकिन भारत को अपने लोकल बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगा वियतनाम के सामान पे। चीन के सामान के खिलाफ भी टैक्स लगेगा, लेकिन क्योंकि चीन बदमाशी कर रहा है तो उस चीज को वो क्या कहेगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसको दिमाग में उतारिए, तब तक मैं पानी पी लूं। ये सब ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी दिया है कि टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो टैक्स का बैरियर लगा है टैरिफ बैरियर, वस्तु पे ज्यादा टैक्स लगा है तो जीडब्ल्यूटी एग्रीमेंट है, सर्विसेज पे ज्यादा लगा है तो जीटीएस एग्रीमेंट है। आगे बढ़ते। अब ट्रम्प ये कहे कि चलो ठीक है मैं टैक्स नहीं लगाता, लेकिन मैं किसी और तरीके से आपकी जो भारतीय कारों पे कुछ रिस्ट्रिक्शन डालता हूं ताकि लोग अमेरिकन कार्स खरीदें। कि डेट्रॉइट में जो कार इंडस्ट्री है इसको मैं रबर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील जो भी खरीदे उस पर सब्सिडी दूंगा। डेट्रॉइट में किसको नया फैक्ट्री लगाना है मैं उसको मुफ्त में जमीन दिलवा दूंगा, सरकारी जमीन। तो स्वाभाविक ये सब करेगा तो उसकी कार हो सकता है $10,000 की बिके और हमारी हम तो 12,000 की, क्योंकि भारत सरकार शायद इतनी सब्सिडी ना देती। तो फिर स्वाभाविक ये भी बैरियर क्रिएट हो गया और यहाँ टैक्स नहीं लगाया, इसलिए हम क्या कहें, नॉन टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर। डब्ल्यूटीओ इसको रोकना चाहता है, तो इसके वास्ते एग्रीमेंट्स है कि अगर गुड्स यानी वस्तुओं पर ऐसे बैरियर क्रिएट किए जा रहे हैं जैसे कार्स पे, तो सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स है, एससीएम एग्रीमेंट है। मतलब नॉन फूड प्रोडक्ट्स, खाने पीने के अलावा वाली चीजों पर सब्सिडी कम करो, बैरियर्स कम रखो, दैट इज सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, एससीएम एग्रीमेंट। अगर एग्रीकल्चर पर मान लो ट्रम्प उनके लोकल किसानों को बहुत सब्सिडी देते हैं, उनका सस्ता भारत का दाना बोलेंगे नहीं, एग्रीकल्चर पे भी सब्सिडी कम करानी है, उसके वास्ते एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और उसमें सब्सिडी एग्रीकल्चर पे कम करें। तो नॉन टैरिफ बैरियर सब टॉपिक सब्सिडीज पे एससीएम और एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है। तो ये भी आपके हैंडआउट में दिया ग्राफिक्स, लेट मी ज़ूम इन। ये नॉन टैरिफ बैरियर सब्सिडी, तो इसमें क्या नॉन फूड आइटम है जैसे कार तो एससीएम एग्रीमेंट, फूड आइटम है जैसे फूड तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें सब वो एम्बर ब्लॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी भी है, वो आगे देखते हैं, अभी हम सिर्फ बैरियर की बात करें। ट्रम्प का ठीक है टैक्स भी नहीं लगाता, लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी भी नहीं देता, पर मैं कुछ और करके इंडिया की कार्स का एक्सपोर्ट भारत अमेरिका में आने से रोकूंगा। कि वो ऐसी शर्तें करें कि देखो जब अमेरिका में जो इनके आईएएस ऑफिसर्स होंगे उनकी रॉयल एंट्री के लिए कार खरीदनी होगी तो सिर्फ मेड इन अमेरिका कार खरीदेंगे, भारत की गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। यानी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के अंदर बैरियर क्रिएट कर दिया जाए कि इंडियन कार मेकर अप्लाई नहीं कर सके। दूसरा, वैसे सब सेफ्टी के गाइडलाइंस इशू करे कि देखो कार का जो पेंट है इसमें इतने ग्राम से ज्यादा लेड, आर्सेनिक वगैरह नहीं होना चाहिए, और वो इतना हाई लेवल ऑफ प्योरिटी मांगे कि जो भारत की इंडस्ट्री आप जानते हैं उतना कर नहीं पाएगी, तो अपना माल वैसे भी बैन हो जाएगा। फिर वो माल ऐसा कहे कि नहीं देखो अमेरिका में पीपल आर वेरी कंसर्न अबाउट स्किन कैंसर, तो ऐसा गाड़ी की सारी ग्लास एंटी कोटिंग का होना चाहिए, गाड़ी में 4 सीट है तो 4 एयरबैग होने चाहिए। अब इधर यार गाड़ियां तो मतलब आजकल 15 लाख 20 लाख कुछ भी भाव चल रहा है, लेकिन फिर भी सभी जगह पर सीट बेल्ट करे, वो एयरबैग नहीं लगाते अपना खर्चा कम रखने के लिए। तो फिर ये ट्रम्प सब क्वालिटी गाइडलाइंस इशू करे और अपना माल वहां पर बिक नहीं पाएगा। अगेन डब्ल्यूटीओ विल कम इनटू पिक्चर। डब्ल्यूटीओ कहता है कि देखो नॉन फूड आइटम है जैसे कार, उसमें ऐसे आपने सब रूल्स बना दिए कि एयरबैग्स ठीक है सेफ्टी के लिए चाहिए, लेकिन वो साइंटिफिकली प्रूवन बात होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा वो अनरियलिस्टिक आपको नहीं लिखना चाहिए उसमें सब। अगर कोई देश ऐसा करता है तो सामने वाला देश कंप्लेन कर सकता है और डब्ल्यूटीओ इंसाफ करेगा। तो दैट इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, उसका एग्रीमेंट है टीबीटी। खाने पीने की चीज में भी ऐसा हो सकता है। कई बार ये होता है कि मान लो भारत से हमने मैंगो यूरोप में एक्सपोर्ट किया और उसके अंदर कुछ ना कुछ कीड़े निकलेंगे, जैसे फ्रूट फ्लाई ऐसा उसमें से मक्खी निकल जाती है। तो यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है, ये जो फ्रूट फ्लाई है ये तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज हो गई और ये हमारी एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी के लिए बड़ा खतरा है। तुम जो झींगा मछली बेचते हो उसके अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड और हैवी मेटल और केमिकल है जो हमारी हेल्थ के लिए खराब है। तो हम इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे यूरोपियन यूनियन बैन लगाता है। वो लगा सकता है, इट इज अलाउड, लेकिन वो सब साइंटिफिकली लॉजिकल बात होनी चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें कि मैंगो में 0% बैक्टीरिया होना चाहिए, तो ये लॉजिकल बात है क्योंकि आप जानते हैं बैक्टीरिया हर जगह पर है, तो कुछ तो बैक्टीरिया होगा, 0% तो हो नहीं सकता सिवाय कि आप एकदम लैब के अंदर इसको रखो। तो ऐसा कोई इलॉजिकल
बात करता है और फिर प्रोडक्ट्स को बैन कराता है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है एसपीएस, फुल फॉर्म याद रखना है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, एसपीएस। मतलब यस, प्रोडक्ट कैन बी बैन फॉर सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड बायोडायवर्सिटी एक्सेट्रा, यस, पर वो साइंटिफिकली ठीक बात होनी चाहिए। तो ये भी आपके हैंडआउट में ग्राफिक्स दिया है कि नॉन टैरिफ बैरियर, ओके, उसमें क्या क्वालिटी कंट्रोल, उसमें ये गाड़ी का एयरबैग्स वगैरह तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फूड के अंदर इंसेक्ट वगैरह तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट्स, ये हमने देखा। तो ये तो क्या हम पढ़ते ही थे, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर नया इकोनॉमिक सर्वे आया, उसने इसको थोड़ा और रिफाइन करके बताया, और मैं एमसीक्यू पास करने से अगेन लेट अस रीलुक एट दिस थिंग। तो मैंने आपको सिखाया बैरियर्स टू ग्लोबल ट्रेड। एक तो टैरिफ बैरियर मतलब इंपोर्टेड चीज पे टैक्स ज्यादा लगा दो, जैसे भारत के माल पे 26%, चाइना पे 34 पे, अभी तो बढ़ा के कुछ 125 किया, बांग्लादेश पे 37 वगैरह, तो ये तो टैरिफ बैरियर आप समझते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या कि टैक्स के अलावा वाले तरीकों से बाधाएं खड़ी की जाए, उसमें दो जात की बाधा हो सकती है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बैरियर्स, इसे हम समझते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे थोड़ी गहराई में बात की। तो वी आर एट नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसके अंदर कुछ टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी की गाड़ी के अंदर, ये मैंने आपको बताया 4 सीट है तो 4 एयरबैग होना चाहिए, मतलब क्वालिटी बोलो या सेफ्टी बोलो एक ही बात है। हेल्थ, जैसे ये तुम्हारा एप्पल एक्सपोर्ट किया, इसमें कीड़े नहीं होने चाहिए, ये है। फिर है एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल वाला नया हमको समझना है, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया ये देखो आजकल क्वालिटी सेफ्टी वगैरह की जो भी चीज़ है, तो इंडिया को भी समझ आ गया कि यूरोप वाले ये सब में अपने को बैन करते हैं, तो इंडियन सरकार ने अलग स्कीम्स चालू की, तो क्वालिटी जो भी पहले से ठीक की होगी तो आजकल बैन कर नहीं पाते वो इतना। तो अब यूरोपियन यूनियन क्या कहे, नया कुछ लेके आएंगे वो कि तुम लोग ठीक है क्वालिटी और हेल्थ और सेफ्टी तो ठीक है, पर तुम एनवायरमेंट को नुकसान करते हो, इससे तुम्हारे प्रोडक्ट को बैन करेंगे। ऐसे वो दो मैकेनिज्म लेके आए, सीबीएम एंड ईयूडीआर समझते हैं। सीबीएम से तो फुल फॉर्म याद रखना है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। वैसा कि इंडिया से हम लोग स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर ये सब एक्सपोर्ट करें, तो यूरोपियन यूनियन वाले के देखो तुम तो बहुत प्रदूषण करके कोयला जला के ये सब मैन्युफैक्चर करते हो, तो तुम्हारे इस स्टील पे जो इंडिया ने यूरोप में एक्सपोर्ट किया है उस पे 20 से 35% और टैक्स चढ़ा देंगे। अब असल में समझो ये टैक्स नहीं है, वो ऐसा है कि भारत के वो जो भी एक्सपोर्टर है या उसको खरीदने वाली जो भी यूरोप की इंपोर्टर कंपनी है, उन्होंने कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट खरीदने होंगे कहीं और से, तो उसका उतना खर्चा बढ़ जाएगा कि $100 का स्टील मंगाया उस पे 20 से 35% और खर्चा ये कार्बन सर्टिफिकेट लेने का हो जाएगा। कार्बन सर्टिफिकेट क्या होते हैं वो सब आप एनवायरमेंट के कोर्स या बुक्स में देख लेना। तो रिमेंबर, इसको आम भाषा में समझा इसलिए बोला क्या जाता है कार्बन टैक्स, लेकिन ये कार्बन टैक्स नहीं है, ये असल में दूसरी मैकेनिज्म है कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ऐसा एडिशनल लेना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ जाता है चीज का। इस कारण से देखो ये जो सीबीएम है इसको कहा गया नॉन टैरिफ बैरियर, क्योंकि समझो टैक्स लगाते तो टैरिफ बैरियर है, पर ये टैक्स वाला नहीं है, ये टैक्स के बाहर वाला है। तो यूरोपियन यूनियन भी शातिर है, उसको पता है टैक्स करके मैं बोलूंगा तो कोई ना कोई डब्ल्यूटीओ में जाएगा, हम केस हार जाएंगे, फिर नया लेके आएंगे। और एनवायरमेंट का बोलेंगे तो डब्ल्यूटीओ वाला भी बहुत ज्यादा इसमें टांग नहीं आ पाएगा, वरना हम कहेंगे देखो यूएनएफटीपीसी और पेरिस डील में ये बोला था वो बोला था। तो दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ऐसा सब कर करके वो एक फ्लाइंग यूनिकॉर्न मतलब हवाई घोड़े पे बहुत उड़ते थे, लेकिन फिर अभी यूरोपियन यूनियन पे ट्रंप ने भी इतना टैक्स लगा दिया, इनको पता है अमेरिका माल भेज नहीं सकते, तो इंडिया चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, तो अभी अपने हवाई घोड़े से उतर गए। और यूरोपियन यूनियन अब क्या बोला देखो, फरवरी 2025 का समाचार है, यू रेडी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न्स ऑफ इंडिया ऑन कार्बन टैक्स लीवी ऑन इंपोर्ट्स, मतलब वो ऐसा बोला प्रैक्टिकली कि चिंता मत कीजिए मोदी जी, आपकी 90% चीजों पे तो ये टैक्स हम नहीं लगाएंगे, बाकी 10% पे लगाएंगे, पर वो भी बाद में 2026 में देखते, चिंता मत करो। एनीवे, सो दिस इज वन थिंग, मतलब इनका सारा एनवायरमेंट एक्टिविज्म अब तक वैलिड है जब तक ट्रंप जैसा कोई आदमी आके इनकी इकोनॉमी पर नुकसान करने की नौबत नहीं आए। तो ये भी आप सोचिए इंटरनेशनल एथिक्स और एनवायरमेंटल एथिक्स में कि ताश के पत्तों की तरह रह जाते हैं इनके सारे उसूल, जैसे इनकी इकोनॉमी को आता है खतरा, वरना एनवायरमेंट का भाई तुम हो इतने बड़े तो क्यों तुमको नहीं चेंज करना चाहिए, आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। खैर, दूसरा ऐसा इनका और नॉन टैरिफ बैरियर है ईयूडीआर, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं, यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। वैसा है कि इंडिया कॉफी एक्सपोर्ट करे यूरोप को, मतलब कॉफी है, सोयाबीन है, कोको, मीट, पाम ऑयल, रबर, टिम्बर, ये सब, तो हमें सर्टिफिकेट भेजना होगा कि ये कॉफी हमने ऐसी जगह पर नहीं उगाई है जहां पर हमने जंगल काट के ये कॉफी प्लांटेशन बनाया था, या यहाँ पर कोई पर्यावरण का कानून का इलीगल काम हुआ है। ऐसा ही अगर लकड़ी भेजा तो भी जंगल काट के हमने लकड़ी नहीं भेजा है, उसका फर्नीचर टेबल भेजा तो भी उसका सर्टिफिकेट दो। और अगर ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे पाए या इनके इंस्पेक्टर, मतलब आपको भारत सरकार सर्टिफिकेट लिख भी दे, पर यूरोपियन यूनियन के इंस्पेक्टर आके फिर चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, और इनको कुछ अलग चीज दिखी तो पेनल्टी भी लग सकती है और इंडिया के प्रोडक्ट बैन भी हो सकते हैं। तो ऐसा इनका यूरोपियन यूनियन का डिफॉरेस्टेशन रूल, ये भी पहले तो लगाने वाले थे, आप बोले नहीं 2025 दिसंबर में देखते हैं, फिर 26 में क्योंकि ट्रंप आया तो फिर ये लाइन पे आ गए। इसलिए एस जयशंकर विदेश मंत्री ने कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज कुछ कुछ जगह पर भारत को असल में मदद कर रही है, वरना ये अपने हवाई घोड़े से हमको बहुत कुछ डिक्टेट कर रहे थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन टैरिफ बैरियर्स। सब टॉपिक टेक्निकल, तो उसमें क्वालिटी एयरबैग, सेफ्टी एयरबैग, हेल्थ का ये इंसेक्ट इन द फूड्स ये देखा, एनवायरमेंटल टेक्निकल नॉन टैरिफ बैरियर्स मैंने आपको दो सिखाए, कौन से, कार्बन बॉर्डर वाला और ये जंगल काटा उसका डिफॉरेस्टेशन रूल्स। तो दिस इज मतलब गिवन इकोनॉमिक सर्वे, ये हमने देखा। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स के अलावा वाली चीजें, और उसमें नॉन टेक्निकल, मतलब उसमें ये सब सोच ले बाजी ना हो, पर सीधा मत करो, सब्सिडी दे दिया जाए लोकल इंडस्ट्री को, लोकल ये सब एक्सपोर्टर को लोन दे दिया जाए सस्ते ब्याज पे, उस पे क्रेडिट गारंटी दे दे सरकार, कुछ लाइसेंस या कोटा सिस्टम रखी जाए, ऐसी चीजें जो अभी आगे हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉपिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कुछ एक जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, उसमें भारत सरकार ने ये कहा कि देखो ये जितनी सरकारी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इस पे तुम लोग रूफटॉप सोलर प्लांट लगाओ, और ऐसी सोलर पैनल जो भी यूनिवर्सिटी खरीद के लगाएगी, मान लो ₹1,00,000 की है, तो भारत सरकार उस पे सब्सिडी देगी, और ऐसा ही फिर वो प्रधानमंत्री सौर हर घर बिजली योजना वगैरह उसमें आप भी इंडिविजुअल फैमिली भी लगाए तो उसको भी सब्सिडी मिले। लेकिन इसमें भारत सरकार की शर्त है कि ये जो सोलर पैनल है ये मेड इन इंडिया सोलर पैनल होना चाहिए, मेड इन अमेरिका, मेड इन चाइना वाला नहीं चलेगा। तो यानी अमेरिका का कोई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर है, उसको पता कि मेरा प्रोडक्ट सेफ भी है, हाई क्वालिटी भी है, फिर भी वो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना भाई, क्योंकि भारत सरकार अदानी को सब्सिडी देगी तो हम तो अदानी का माल खरीदेंगे, वो सस्ता पैनल हमको मिल जाएगा। तो अब अमेरिकन बिजनेसमैन क्या सोचे कि देखो मैं अदानी के साथ 50-50 पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर कंपनी बना के भारत में मैन्युफैक्चरिंग चालू करता हूं, तो फिर तो मेरे पैनल को भी सब्सिडी मिलेगी और अपना धंधा चलता रहेगा। और अगर वो 50-50 पार्टनरशिप कर रहा है, यानी कि वो आदमी भारत में डॉलर भेज रहा है, और 50-50 मतलब मोर देन 10% शेयर होल्डिंग है, तो आप क्या बोलेंगे, एफडीआई। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि ऐसे जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो इनडायरेक्टली भारत में या किसी भी देश में एफडीआई को भी बढ़ावा देने में मदद करते हैं, दैट इज करेक्ट। फिर हम बात कर रहे थे नॉन टैरिफ बैरियर की, एक और ऐसा नॉन टैरिफ बैरियर, मान लीजिए भारत सरकार फाइटर जेट खरीदे ₹100 करोड़ के या डॉलर के, और वो जो भी फ्रांस का बिजनेसमैन होगा, तो उस पर शर्त की जाती है कि देखो उसमें से तुमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे किया कितना, 100 करोड़, लेकिन फ्रांसीसी एक्सपोर्ट को बोला जाएगा कि इसमें से तुम्हें सपोज 5 करोड़ एफडीआई के रूप में भारत की कंपनी में इन्वेस्ट करने होंगे कंपलसरी, तुम ऐसा पहले साइन करो तो ही हम तुम्हारा ऑर्डर पास करेंगे। इसे कहा जाता है डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स,
डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स। इससे क्या फायदा है कि अपने 100 करोड़ बाहर गए करंट अकाउंट में, एक्सपोर्ट पेमेंट में, इंपोर्ट पेमेंट में, लेकिन सामने एफडीआई के रूप में उसमें से 5% या जो भी कुछ वापस आ गया। दूसरा ऐसा एफडीआई मान लो टाटा को मिले, तो एफडीआई वाले आप जानते हैं वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी मैनेजरियल प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी सब भारत में लेके आएंगे, तो लॉन्ग टर्म में भारत का फायदा है। तो दिस इज कॉल्ड डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स। आपका ये बैरियर कैसे? वो बैरियर ऐसे कि हो सकता है फ्रांस का बिजनेसमैन रेडी हो जाए, पर ब्रिटेन का बिजनेसमैन या यूएसए का बिजनेसमैन रेडी ना हो। ये तुम क्यों शर्त कर रहे हो? हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का, तो तुम प्रोडक्ट के लिए खरीदो ना, ये वापस से हमारा पैसा हमें इन्वेस्ट करने की जिद मत करो, ये तो बैरियर है। या फिर ऐसा भी हो, अमेरिका का पैरेलल एक और सिस्टम है कि वो चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जब ऐसे रूल्स हो तो हमेशा जो बिजनेसमैन है वो परेशान हो जाए। तो दिस डिफेंस ऑफसेट नॉर्म आल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर। फिर नॉन टैरिफ बैरियर, उसमें ये भी हो सकता है कि लाइसेंस या कोटा सिस्टम। 2023 में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला कि देखो इंडिया में जो भी लैपटॉप पीसी टैबलेट इंपोर्ट करता है उस बिजनेसमैन ने लाइसेंस लेना होगा हमसे। तो लाइसेंस लेना मतलब वो एक प्रकार से क्या बैरियर कैसे हुआ कि लाइसेंस लेना, वो इसका $500 फी है, फिर भविष्य में वो उसमें कोई कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करें कि देखो तुम लाइसेंस धारक हो तो तुम चाइना से बस 1000 लैपटॉप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा किया तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर है। खैर ये जो मंसूबे थे कॉमर्स मिनिस्ट्री की लैपटॉप इंपोर्ट के लिए लाइसेंस चाहिए, तो अमेरिका और चीन की तरफ से प्रेशर बढ़ा कि तुम्हारी चीज पे भी, भारत की चीज पे हम अमेरिका और चीन में ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दूसरी साइड से ढोलक बजाना चालू किया कि नहीं, लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, तुम सब लोग बस रजिस्टर कर दो, हमें तो बस थोड़ा डेटा कलेक्ट करना था। मतलब वो मुझे रणवीर सिंह वाला वो शो याद है कि अभी तो तुमने बोला कि लाइसेंस रिक्वायर्ड, अभी तुमने बोला नहीं रिक्वायर्ड। यानी कि भारत सरकार की जो पॉलिसीज है वो कंसिस्टेंट नहीं है, अनसर्टेनिटी है। थोड़ा इंडस्ट्री या किसी जगह लॉबी से प्रेशर आए तो वो चेंज कर देते हैं, एंड दिस इज आल्सो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। ऐसा रवीश कुमार तो बोलेंगे ही, इकोनॉमिक सर्वे भी बोलता है। तो वो सब मिक्स में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी किसी भी देश के जीडीपी ग्रोथ को कैसे नुकसान करता है। तो हमने देखा बैरियर्स में टैरिफ बैरियर, मतलब टैक्स ज्यादा चढ़ा दिया, वो तो हमने देख लिया। और अभी हमने क्या देखा, ये सब फ्रूट और फॉरेस्ट और ये सब नॉन टैरिफ बैरियर। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने दोनों को कंपेयर किया कि देखो जो टैरिफ बैरियर है कि ट्रम्प ने भारत पे 26% टैक्स चढ़ा दिया, तो ब्रॉड बेस्ड है, मतलब एक ही अपना स्वीपिंग एग्रीमेंट और सब चीजों पे सेम थिंग। जबकि नॉन टैरिफ बैरियर क्या है, ये ग्रैन्युलर होते हैं, मतलब ये पूरी रोटी नहीं है, इसके छोटे छोटे कण हैं आटे के, कि एप्पल पे अलग चलेगा, फॉरेस्ट का कॉफी का अलग चलेगा, सब्सिडी का तीसरा चलेगा, सेक्टर स्पेसिफिक रहता है। तो आप 1% से सारी चीज को नहीं समझा सकते, इट इज ग्रैन्युलर, कण कण में ये तो छुपा है। इस कारण से इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इसको नापना मुश्किल है नॉन टैरिफ बैरियर को। और ये कोरोना के बाद से नॉन टैरिफ बैरियर बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि टैक्स चढ़ाने थे वो तो चढ़ा, लेकिन फिर भी इनको लगा डब्ल्यूटीओ में को जाएगा ये वो, तो ये सब चीजों की मदद से भी हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको डब्ल्यूटीओ ये सब, खैर उसके एग्रीमेंट तो है, अपन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, अमेरिका चीन और अभी हम सब देख रहे हैं। तो रीजनल एग्रीमेंट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया यूएई वगैरह बढ़ रहा है। जियो पॉलिटिक्स डिसाइड करता है कि ग्लोबल ट्रेड कहाँ कैसे होगा, कौन किसे क्या बेचेगा, कौन कहाँ से क्या खरीदेगा। इसके बाद डब्ल्यूटीओ के 3 छोटे एग्रीमेंट भी समझते हैं, फिर आगे ब्रेक लेके और चीजें समझनी। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ट्रिम्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑन फॉरेनर्स। ये सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं लगता है। ये भी मुझको नहीं पता था, इन्होंने पीवाईक्यू में पूछा, हालांकि उनके पूछने के बाद भी मैं कहता हूं इतना सब हम तैयार करके नहीं जा सकते, क्योंकि ट्रिम्स एग्रीमेंट इतना फेमस है ही नहीं, पहली बात। सेकंड, जब आप इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं तो पायरेसी इज अ चैलेंज, क्योंकि अमेरिका का सॉफ्टवेयर का कोई पायरेसी करे तो उसका कहां से वो बेच पाएगा फिर, जो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर बनाता है। तो पायरेसी, कॉपीराइट, पेटेंट, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है, फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब की बात है। ये चीजें क्या है, पिलर 4 बी मैन्युफैक्चरिंग सब टॉपिक आईपीआर में हम देखेंगे। तीसरा, प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिस पे डब्ल्यूटीओ ने सारे, डब्ल्यूटीओ मान लो 180 मेंबर्स हो, 180, तो सभी के सभी मेंबर्स ने हस्ताक्षर नहीं किया, सभी ने साइन नहीं किया। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूटीओ का एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट, डेयरी प्रोडक्ट एग्रीमेंट, ये गाय भैंस के मांस का एग्रीमेंट, तो इन सब पे सारे देशों ने साइन नहीं किया, कुछ ही देशों ने साइन किया है, और उतने देशों पे वो एग्रीमेंट शायद लगता भी होगा, तो दे आर कॉल्ड प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स। इसके अलावा रिसेंट टाइम में एक और नया एग्रीमेंट इन्होंने बनाया था कि मत्स्य पालन, समंदर से मछली पकड़ने पे सरकार जो सब्सिडी देती है उसको कम करो ताकि एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो। एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। सो दीस आर द अदर मिसलेनियस एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। मेजर वाले तो याद कौन से रखने, जीए डबल टी है, जीएटीएस है, एसईएम है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी एग्रीमेंट है, 4-5 चीजें मुझे तो याद है, आपको भी याद रह जाएगा, वो हैंड आउट में ग्राफिक दिया, 2-4 बार रिवाइज करो, नथिंग रॉकेट साइंस। इसके बाद आएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और उसके अलग अलग समिट्स, वो भी हम देखेंगे, पंचमेंट से देखेंगे। तो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। Two more minutes.
30 more seconds. हमारे फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले टाइमिंग लाइन के में देख सकते हैं 170 करें। हर्षित आशित कवि अमर ऋषि प्रभात हीलर राघवेंद्र दान से मूव फॉरवर्ड। डब्ल्यूटीओ देखा, उसके बैरियर्स और सब्सिडीज के बारे में देखा। अभी हम देखते हैं डिस्प्यूट्स। मान लीजिए यूएसए ने भारत की चीजों पे ज्यादा टैक्स लगा दिया और हम कहें ये जीएटीएस एग्रीमेंट के खिलाफ है, तो हम कंप्लेन करने कहाँ जाए? हाईकोर्ट में जाए। तो हाईकोर्ट का नाम है डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब होता यह है कि जब भी इंडिया ये हाईकोर्ट में जाता है, इंडिया हार जाता है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। दैट इज कॉल्ड डब्ल्यूटीओ अपीलेट बॉडी, ये भी। अब तकलीफ ये है कि अपीलेट बॉडी में जो जजेस होने चाहिए वो है ही नहीं। इसका कारण कि यहाँ पर जज का सिलेक्शन कोई एग्जाम से नहीं होता है। जितने मेंबर्स हैं, मान लो 180 कंट्रीज, तो सभी 180 कंट्रीज ने यस बोलना चाहिए उस आदमी के नॉमिनेशन पे, तभी उसका सिलेक्शन होता है। तो ट्रंप जब पहली बार प्रेसिडेंट था, उसने क्या किया? किसी का भी नाम आए, नो 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 रिजेक्ट ही करे। तो अल्टीमेटली क्या पुराने जज रिटायर होंगे? नया तो कोई भर्ती हुआ ही नहीं, तो जज ही नहीं है, या बहुत कम है, तो सारे केस पेंडिंग है। तो डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। पहले ये था कि सर्दी यानी विंटर में लोगों को खांसी है, अब समर के अंदर भी खांसी की धूल मिट्टी इतना बढ़ गया कि रात को भी पता नहीं कि धूल इतनी उठती। नाउ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वो क्या? वो हाई कोर्ट है, उसमें मार गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जज है नहीं, इस कारण से केसेस पेंडिंग है। तो भारत सरकार डब्ल्यूटीओ के जजमेंट मानती नहीं, ये बोल के हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और वहां पर केस पेंडिंग है। ये मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैंने आपको लिस्ट बता दिया। अब प्रश्न ये, कैसे कौन कौन से केस में हम हार गए? देखिए, हार तो हम बहुत सारे केस में गए। पहला, मैंने आपको बताया कैसे भारत सरकार सोलर पैनल खरीदने पे सब्सिडी देती है, लेकिन इसमें शर्त है कि वो केवल इंडिया मेड सोलर पैनल पे सब्सिडी देती है। तो स्वाभाविक अमेरिकन बिजनेसमैन गए डब्ल्यूटीओ में और वो लोग जीत गए, तो डब्ल्यूटीओ ने भारत सरकार को तुम सब्सिडी बंद करो, लेकिन भारत सरकार ने सब्सिडी बंद नहीं की है। उसी तरह भारत सरकार शुगर इंडस्ट्री को बहुत सब्सिडी देती है, तो जो भी अर्जेंटीना ब्राजील वगैरह लोग गए होंगे, वो लोग जीत गए, डब्ल्यूटीओ ने भारत सरकार को तुम सब्सिडी बंद करो, तो भारत सरकार ने नहीं की। तीसरा, अमेरिकन ये जो भी चिकन मुर्गी पोल्ट्री है, इस पर भारत सरकार ने बैन लगाया है और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया कि इससे एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा होने का जोखिम है। अमेरिका से मुर्गी आएगी तो फ्लू आ जाएगा। अमेरिका का ये कहना है, चलो इतने साल तक तो अमेरिका से मुर्गी नहीं आई, तो आपने जहाँ से भी आई कहीं और से मंगाई, तो भी आपके देश में तो एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू और पिग फ्लू और क्या क्या होते रहता है। यानी कि आपका जो बैन है वो साइंटिफिक नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक आप प्रूफ नहीं दे पाए कि अमेरिका की मुर्गी से आपका फ्लू होता है, जबकि तो कहीं से भी होता है। तो वहाँ पर भी यूएसए जीत गया, भारत सरकार हार गई। तो ये सब केस चलते हैं। तो हाईकोर्ट में हम हार गए, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में हम लोग हार गए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, विच इज अपीलेट बॉडी, लेकिन वहाँ पर जजिस की वैकेंसी है, इस कारण से केसेस पेंडिंग है। तो डब्ल्यूटीओ का सिस्टम आप समझो एकदम बंगाल हो चुका है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो डब्ल्यूटीओ की अपीलेट बॉडी क्राइसिस है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? मान लीजिए कोर्ट या पुलिस ठीक काम नहीं कर रही, तो फिर लोग क्या करेंगे? किसी भाई के पास, किसी मुख्य डॉन के पास इंसाफ लेने जाएंगे, या अपना अलग से कुछ विजिलेंट ग्रुप या पंचायत जैसा बना देंगे। तो यूरोपियन यूनियन और चाइना ने ये किया कि देखो डब्ल्यूटीओ का तो कुछ जज का सेटल होना नहीं है, हम अपना अलग से अदालत बना लेते हैं, इसको हम कहेंगे मल्टी पार्टी इंटरिम आर्बिट्रेशन, एमपीआई। तो यूरोपियन यूनियन क्या, हम अपना अलग पंचायत और अलग कोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया उसको ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि इंडिया को लगता है उधर भी जाएंगे तो ये चाइना जब तक हावी रहेगा तो अपना कुछ इंसाफ होना है नहीं। तो इंडिया की ये चाहत है, ये मांग है कि डब्ल्यूटीओ की जो मैकेनिज्म है उसको रिवाइव किया जाए, वहां पर जजिस का अपॉइंटमेंट और आगे बढ़े। लेकिन ट्रंप का जो मिजाज चला है, मुझे नहीं लगता ये मैटर जल्दी सॉल्व होगा। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट हमने देखा। आगे मुद्दा है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी अग्रिम वरीयता वाला देश। वो ऐसा है, अगर कोई आपको उसकी शादी में बुलाए, तो आपने भी उसे अपनी शादी में बुलाना चाहिए। इफ समवन इनवाइट्स यू टू हिज वेडिंग, यू शुड रेसिप्रोकेट, यू शुड रेसिप्रोकेट। फॉर एग्जांपल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसमें हमने ऐसा लिखा कि देखो ऑस्ट्रेलिया से जो भी कोयला आएगा उस पर 0% टैक्स। यानी इंडिया के लिए कोल इंपोर्ट करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन या बेस्ट फ्रेंड कौन है? ऑस्ट्रेलिया। बेस्ट है इसीलिए, तो बेस्ट फ्रेंड इसीलिए 0% टैक्स किया है। तो सामने ऑस्ट्रेलिया के देखिए, आपने हमको अपनी शादी में बुलाया, तो हम भी आपको अपनी शादी में बुलाएंगे। तो जब भी शूज हम इंपोर्ट करेंगे इंडिया से, तो उस पर हम लोग लगाएंगे 0% टैक्स। यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए शूज इंपोर्ट के वास्ते मोस्ट फेवर्ड नेशन कौन है? भारत। तो ये तो आपस में इन्होंने यारी दोस्ती निभा ली। अब चीन ये कहे कि देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आपस में 0% टैक्स कर दिया, तो तुम लोगों ने एक दूसरे को अपनी शादी में बुलाया, तो हमने क्या पाप किया? हमको भी अपनी शादी में बुलाओ। तो रूल मैंने आपको बताया, क्या रूल है कि चीन भी हमें उसकी शादी में बुला ले। कि अगर चीन ये कहे कि मैं भारत से आने वाले फार्मा प्रोडक्ट पे 0% टैक्स लगाता हूँ, तो हम भी चीन से आने वाले चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे 0% टैक्स कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन। आप दूसरों को प्यार से, सम्मान से ट्रीट करिए और वो भी आपको रेसिप्रोकेट करे, ऐसी डब्ल्यूटीओ की इच्छा है। लेकिन आप जानते चीन ऐसा करेगा नहीं, भारत भी ऐसा करेगा नहीं। तो इस कारण से चीन जाके कंप्लेन नहीं कर सकता डब्ल्यूटीओ के कोर्ट में कि भारत हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या बैरियर इंपोज कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, दे आर नॉट ट्रीटिंग अस एज देयर मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ताली तो आज से बचती है। चीन चाहता है मुझे भी ये सब ट्रीटमेंट मिले, तो चीन ने रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। मतलब समझो ये जो जीएडब्ल्यूटी एग्रीमेंट वगैरह है या जीएटीएस एग्रीमेंट, वो क्या कहेंगे कि ऐसी आदर्श दुनिया, यूटोपियन सोसाइटी होनी चाहिए कि जहां सब चीज पे 0% टैक्स हो। लेकिन शर्त है कि हर एक ने दूसरे को ऐसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होगा। डब्ल्यूटीओ यूनिलैटरली एक तरफ से ऐसा थोप नहीं सकता कि नहीं भारत सारी चीजों पे 0% टैक्स करे, भले चीन उस पे कितना भी टैक्स लगाए। ऐसा एक ताली, एक हाथ से ताली बजाने का वो सिद्धांत नहीं है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन कंसेप्ट। इसमें कुछ एक्सेप्शन या कैविएट या शर्तें भी हैं। मान लीजिए आपका दिल बहुत बड़ा है, तब बुला भी सकते हैं कि मुकेश अंबानी, मतलब अनंत अंबानी की शादी में ऐसे ऐसे छोटे एक्टर्स को बुलाया गया, तो अनंत अंबानी की शादी में थोड़ा जाने वाला है, पर उसका दिल बड़ा है तो बुला लिया। तो इफ योर हार्ट इज बिग, यू मे इनवाइट देम इवन इफ दे डू नॉट इनवाइट बैक। फॉर एग्जांपल, ये जो पाकिस्तान है, उसने भारत की चीजों पे बहुत टैक्स लगाया, मान लो 50%, लेकिन फिर भी भारत का दिल बड़ा था, तो उसने चीन की, पाकिस्तान की चीजों पर कम टैक्स लगाया। तो पाक ने हमें कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में ट्रीट नहीं किया। फिर भी इंडिया ने लंबे समय तक पाकिस्तान को वही ट्रीटमेंट दिया जो मोस्ट फेवर्ड नेशन को देता था, कि मान लो जापान से पेन 5% पे लगाता हो, तो पाकिस्तान से पेन लगा तो उस पर भी 5% टैक्स हम लगाएंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में ट्रीट करेंगे। ये सब चला। लेकिन फिर ये पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने
पाकिस्तान को ये मोस्ट फेवर्ड लिस्ट से हटा दिया और सीधा इस पे तो 200% टैक्स लगा दिया। इस पे पाकिस्तान से आने वाली चीज़ों पे भारत सरकार ने जो भी 200% टैक्स लगा दिया। आप कहते चीन और ये पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ में क्यों नहीं गया? वो जा नहीं सकता ना, तो वहाँ जाके वो क्या बोलेगा कि मैं तो भारत की चीज़ों पे 0% टैक्स लगाता हूँ, फिर भी इन्होंने तो 200 किया। वो भी अब भारत की चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, तो वो जाके कंप्लेन कर नहीं सकता। एक और एक्सेप्शन, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी एलडीसी, या जिसको हम कहें इंडियन आइडल योजना, ये जो एकदम अति पिछड़े देश है, जैसे जो भी ये नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, तो ऐसे जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है उस पे डब्ल्यूटीओ का रूल ये है कि 0% टैक्स। मतलब कि सोमालिया ये कहे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो लीस्ट डेवलप हूँ, तो फिर जब सोमालिया ऑस्ट्रेलिया में माल एक्सपोर्ट करेगा तो ऑस्ट्रेलिया इस पे कितना टैक्स लगेगा? 0%। क्यों? क्योंकि ये बहुत गरीब है, लीस्ट डेवलप कंट्री है। तो इसे हम क्या कहें? ड्यूटी फ्री, मतलब कोई भी टैक्स नहीं है। एंड दिस इज कोटा फ्री, मतलब ऐसा कोटा नहीं कि सोमालिया से जो पहले 100 पेप्सी बॉटल आएगी उसी पे, या पहले 1000 बोतल पे, या फिर 1000 एक बोतल से टैक्स चढ़ेगा, ऐसा नहीं। तुम्हारे जितना तुम एक्सपोर्ट करो कोई टैक्स नहीं, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस, तो दैट इज अलाउड। ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस हो सकता है इस पे लीस्ट डेवलप कंट्री पे। खैर हमने सिद्धांत समझे मोस्ट फेवर्ड नेशन के। अब इसके आगे बढ़ते हैं एग्रीमेंट्स एंड समिट्स। देखिए डब्ल्यूटीओ के समिट एग्रीमेंट समझने से पहले कुछ शब्द समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, एडवांस इकोनॉमी, डेवलप कंट्रीज, तो क्या है? अमेरिका, कनाडा, फ्रांस वक्त जीडीपी अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ये सब चीजें। सेकंड वर्ल्ड कंट्री कौन? तो पुराना सोवियत संघ, मतलब यूएसएसआर, और उसके साथी जो यूरोप के बाकी पड़ोसी देश थे जो कि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी मानते थे। लेकिन यूएसएसआर तो खत्म हो गया, रशिया और वो सब जो यूक्रेन वगैरह अलग हो गए, तो सेकंड वर्ल्ड अब है नहीं। तो क्या है? थर्ड वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, उसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको सब आएगा। इसको बोलने का एक और तरीका है ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड और जो पुराने सेकंड वर्ल्ड के कंट्रीज थे, रशिया वगैरह, इसको हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ मतलब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया, चाइना वगैरह। अब जब आप मेंस और इंटरव्यू में जो भी लिखो बोलो, तो कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं? इधर जितने लिए फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के अलावा यूज करें जो प्रॉपर टर्म्स है, एडवांस इकोनॉमी, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित देश, विकासशील देश वगैरह। लेकिन मैं अभी आपको जो पढ़ाऊंगा तो मैं यही वर्ड यूज करूँ, फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि तरह लगा थर्ड वर्ल्ड मतलब किसकी बात हो रही है, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इट। एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है। अब सारे प्रसाद की शुरुआत होती है डब्ल्यूटीओ, उसका कतर में, दोहा में एक समिट होता है, 2001 में होता है। अब वहां पर विवाद ये हो गया कि चीन और बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने कहा देखो हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हमको सीधा अमेरिकन आइडल बना दो। मतलब हमारे यहाँ से कोई भी चीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाए उस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, उसको दे देना, अगर हम सब्सिडी दे तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, तो हम अमेरिकन आइडल के लिए एलिजिबल है। अमेरिका का क्या कहना है? नहीं, तुम बहुत गरीब नहीं हो इसलिए तुम अमेरिकन आइडल नहीं बन सकते। दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब समझते हैं एक्चुअली वो मांग क्या है। ये जो कतर में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा 2001 में जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इच्छा रखती है कि तुम अपने ट्रेड बैरियर कम कर दो, हमारे देश से अमेरिका, यूरोप में जो सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अमेरिका, यूरोप से जो सामान है उस पर हम बहुत सारे टैक्स लगाएं, क्योंकि हमारे किसान बहुत गरीब है, हमारे एमएसएमई वाले बहुत गरीब है, तो हम तो अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, तो विल इंपोज मोर टैक्सेस ऑन अमेरिका एंड यूरोप। तीसरा, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्होंने हमें फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पे बढ़ के पैसा देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत गरीब है। तो स्वाभाविक अमेरिका, यूरोप क्या कहेंगे, हमको कुछ मंजूर नहीं, हमको ये योजना चलानी नहीं है। तो ये उनका तब से झगड़ा चालू है, दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। अब इसके बाद क्या होगा? पति पत्नी झगड़ा हो जाए तो फिर 20 साल बाद भी वो पुरानी बात याद करके करेंगे कि भाई तुमने ये बोला था उस दिन, तुमने ये बोला था। तो मान लो 2024 में भी ये लोग सबमिट कर ले, तो याद क्या करेंगे? थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देखो तुम दोहा डेवलपमेंट एजेंडा की बात करो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं, ई कॉमर्स की और ये नई नई चीजों की बात करो। इसलिए इनका कोई एग्रीमेंट बाद में ज्यादातर केस में कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज दे आर स्टक ऑन दिस दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। अब द हिंदू कॉलमनिस्ट जब ये सब बात करें तो इसके आगे पीछे वो बहुत सारी कहानियां करेंगे, तो क्या बोलना चाहते हैं मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया। अब आते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसमें क्या झगड़ा चलता है। मान लीजिए एक फर्टिलाइजर कंपनी यूरिया बेचना चाहती है किसान को 1000 रुपए में, भारत सरकार कहती है ये बहुत गरीब है, तुम इसको 600 में बेचो, कंपनी के मेरा 400 का लॉस हो गया, गवर्नमेंट के मैं 400 सब्सिडी दूंगी, तो ये है सब्सिडी। अब स्वाभाविक है अमेरिका के पास बहुत पैसा है, तो वो अपने किसानों को बहुत सब्सिडी देता है, तो उसका तो $1 में वो तो गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है, जबकि हमको उतने में नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट कम्पीट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो डब्ल्यूटीओ इससे लड़ेगा, स्वाभाविक है। तो हम काम पर लेट मी ज़ूम इन। ये तो बैरियर क्रिएट हो गया, लेकिन टैक्स की बात हम नहीं करें तो नॉन टैरिफ बैरियर है, सब टॉपिक सब्सिडी की बात है, और उसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात है, तो वी आर एट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है डब्ल्यूटीओ का, उसमें सब्सिडी पर कुछ लिमिट्स लगाई गई है कि कोई एक देश एग्रीकल्चर को कितनी सब्सिडी दे सकता है। तो सब्सिडी को वो 3 बॉक्सेस में क्लासिफाई करते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स। तो इसका थोड़ा बहुत हमें याद रखना है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मतलब क्या? ग्रीन लाइट दे देना, दे सकते हैं। तो भारत या अमेरिकी सरकार रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, पेस्ट कंट्रोल, मतलब ये सब टिड्डियां या जीव जंतु लगे उसके खिलाफ सब्सिडी है, एनिमल वैक्सीनेशन, तो ये सब के लिए दे सकते हैं, उस पे $10 बिलियन या 20 बिलियन को रोक लिया। दूसरा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, वो भी अलाउड है, लेकिन वो सब देशों के लिए नहीं, कुछ ही देशों के लिए, जैसे आइसलैंड, स्लोवेनिया वगैरह। वो मामला क्या है उसमें हम जाएंगे नहीं, अपने लिए कुछ खास फायदा है नहीं, मैं उसको ऐसे याद रखता हूं। अच्छा, ब्लू, ब्लू से होता है आइस, तो आइसलैंड और ऐसे देशों के लिए कुछ है सफिशिएंट कि वो गिने चुने देशों के लिए, और उसको छूट है सब। तीसरा और आखिरी टाइप ऑफ सब्सिडी है एम्बर बॉक्स। अब देखो ये एम्बर लिखा है, रेड नहीं लिखा है। रेड लाइट मतलब क्या? फुल स्टॉप, ट्रैफिक रुक जाना चाहिए। एम्बर मतलब वो रेड और ऑरेंज के बीच का है, मतलब रुको, दाएं बाएं देखो, फिर आगे चलो। मतलब कुछ लिमिट तक आप सब्सिडी दे सकते हैं, पर अंधाधुन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, ये सब खरीदने के लिए किसान को सरकार सब्सिडी दे, या किसान से अनाज भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद ले, जो हम परसों से एग्रीकल्चर में देखेंगे। अब ये ऐसी सब्सिडी है जिसमें अगर भारत सरकार ज्यादा पैसा देगी तो स्वाभाविक है किसान के लिए कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, तो दे देना, प्रोडक्शन करेगा, तो बाकी देश वाले कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें डिसरप्टिव सब्सिडी माना जाता है। इस कारण से डब्ल्यूटीओ ने यहाँ पर कुछ लिमिट लगाई कि आप 10% से ज्यादा नहीं दे सकते, 5% से ज्यादा नहीं दे सकते ऐसा। इसके अलावा एक और चीज है सोशल एंड डेवलपमेंट सब्सिडीज। वो कोई सरकार गरीबों को ये फूड, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह के लिए दे, तो डब्ल्यूटीओ उसको अलाउ करता है, पर उसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो क्या हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि इतना बुक्स में और अखबारों में कुछ खास बात इसकी है नहीं। हम मेन चीज पे आते हैं, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। मतलब एक लिमिट से ज्यादा कोई भी देश की सरकार ये फर्टिलाइजर, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजों पर किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकती। दैट इज एम्बर बॉक्स सब्सिडी। इसकी क्या लिमिट है? 5 बिलियन, 10 बिलियन, क्या लिमिट है? लिमिट ऐसी है कि वो कट ऑफ तय करेगा कि मान लो जो भी 1985 उस साल आपका कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, मान लो $100 बिलियन, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिका, तो उसको कहेंगे 5% निकालो, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन $100 बिलियन, उसका 5% क्या? $5 बिलियन। तो डब्ल्यूटीओ के चलो तुम $5 बिलियन तक सब्सिडी अमेरिकन फार्मर्स को दे सकते हैं। सामने इंडिया, तो स्वाभाविक है हमारा प्रोडक्शन से कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो $10 बिलियन प्रोडक्शन, लेकिन डब्ल्यूटीओ अच्छा तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा रिलैक्स सकते हैं कि तुम 10% सब्सिडी दे सकते हैं। तो 100 का माफ कीजिए 10 का 10% क्या होगा? 1, तो $1 बिलियन भारत सरकार भारत के किसानों को सब्सिडी दे सकती है। ये नंबर एग्जांपल के लिए, इसमें एग्जैक्टली तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, 5% एंड 10%। बट व्हाट इफ
भारत सरकार एक नहीं $2 बिलियन सब्सिडी दे दे तो वो अपना टारगेट या सीलिंग या कोटा ब्रीच कर देगा, तो फिर यूएसए ने क्या करना चाहिए, यूएसए ने एफआईआर करनी चाहिए, मतलब वो डब्ल्यूटीओ में जाके शिकायत कर सकता है और डब्ल्यूटीओ को सजा दे दे। या यूएसए चाहे तो भारत की चीज पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है, जो हमने ब्रेक से पहले देखा। तो अगर कोई देश हैमर बॉक्स सब्सिडी सीलिंग्स को ब्रीच करता है, ओवरक्रॉस करता है, तो बाकी देश उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं, डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। अब इस एग्रीमेंट में सब तकलीफ क्या है? भारत का ये कहना है कि देखिए हमारे किसान बहुत गरीब हैं, तो हमें तो ज़्यादा सब्सिडी देनी है। दूसरा, आपने ये जो 10% हमको अलाउ किया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 10% इतना सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रोडक्शन देखो $100 बिलियन का है, तो उसका 5% के नाम पे वो तो 5 बिलियन दे सकता है, हम तो फिर भी 1 बिलियन ही दे पा रहे हैं, भले 10% आप बोल रहे हो। तो एब्सोल्यूट परसेंटेज, एब्सोल्यूट आप जब निकालो परसेंटेज को कन्वर्ट करके, तो हम तो बहुत कम सब्सिडी दे पा रहे हैं, जबकि हमें ज़्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है। तो इंडिया को यहाँ पर तकलीफ थी, इंडिया चाहता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में ये वाली चीज़ को सेटल किया जाए। सेटल क्या किया जाए कि या तो तुम बोल दो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाले और कम सब्सिडी दे सकते हैं कि मान लो सिर्फ 1%, तो बैलेंस हो जाएगा, या फिर हमको अलाउ करो कि हम जो भी 5% या 20% ज़्यादा सब्सिडी देने दो। तो दैट इज आवर डिमांड। अब ये डिमांड स्वाभाविक है, बीन बाय होइनप्रीत, विदाउट फियर देयर इज नो लॉ। तो भारत सरकार काफी टाइम तक बोलते रहे, पर डब्ल्यूटीओ वाले कुछ करते नहीं थे। फिर इनको याद आया कि गांधी जी का एक शस्त्र था, क्या? असहकार, नॉन कोऑपरेशन। अल्टीमेटली भारत ने वो अपनाया। 2013 में डब्ल्यूटीओ की समिट इंडोनेशिया के बाली में होती है। अब उस वक्त ये नए नए कुछ अग्रीमेंट साइन कराना चाहते थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा देखो हम कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जब तक तुम इस मैटर को सेटल नहीं करते, टोटल नॉन कोऑपरेशन, असहकार है हमारा। तो फिर डब्ल्यूटीओ वाले लाइन पे आ गए। लाइन पे ऐसे आए कि जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, इसमें इन्होंने पीस क्लॉज ऐड किया है, शांति प्रस्ताव या शांति धारा। वो ऐसा है कि जैसे जेम्स बॉन्ड को आपको पता है लाइसेंस टू किल है कि वो किसी को भी मार दे तो उसको एफआईआर नहीं होगा, इसी तरह भारत सरकार वो टेम्पररी इम्यूनिटी, तो भारत में बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्री सबको कि तुम दे दनादन अपने गरीबों को, किसानों को सब्सिडी दो, भले तुम कोई भी कोटा ब्रीच कर दो, तुम पे कोई एफआईआर नहीं होगी, लाइसेंस टू गिव सब्सिडी। ये टेम्पररी इम्यूनिटी है टू इंडिया एंड अदर थर्ड वर्ल्ड नेशंस फॉर देयर फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स। तो बाली समिट और बाली एग्रीमेंट और इसके आसपास जो बात है, तो वो कॉलमिस्ट क्या बोलना चाहता है, वो ये सब बोलना चाहता है। अभी समझो मैटर अभी भी सेटल नहीं हुआ, ये है टेम्पररी इम्यूनिटी। पहले कुछ ऐसी बात थी 4 साल तक रखते हैं, तो मतलब कितना 2017 तक सेटल होना चाहिए, पर नहीं हुआ, तो फिर इसको और एक्सटेंड करते रहे, तो ये सेटल ही नहीं हुआ। इसलिए जो टेम्पररी चीज़ है वो धीरे-धीरे परमानेंट हो रही है। स्वाभाविक अमेरिका को मजा नहीं आता, इसलिए वो फिर डब्ल्यूटीओ की बात नहीं मानता। आगे एनीवेज, तो 2013 में डब्ल्यूटीओ की इंडोनेशिया के बाली में समिट हुई, उसमें इंडिया ने पहले नॉन कोऑपरेट किया, फिर इन्होंने कहा ठीक है आप दे दनादन सब्सिडी दो, पीस क्लॉज है। फिर भारत सरकार ने कहा चलो ठीक है अब हम बाकी एग्रीमेंट पे साइन करने को तैयार है। तो एक नया एग्रीमेंट निकल के आता है, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट यानी टीएफए। वो ऐसा कि हर एक देश में जो भी कस्टम्स ऑफिसर होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लियरेंस चेकिंग, वो सब ऐसा एटीट्यूड छोड़ के ऐसा एटीट्यूड अपनाए, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, सब ऑनलाइन फॉर्म भर सके, इंपोर्टर एक्सपोर्टर सारी फीस पेनल्टी ऑनलाइन भर सके, कम इंस्पेक्शन हो, फास्टर क्लियरेंस हो, ये सब हर एक देश में करना होगा। तो दैट इज ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, जो भारत ने भी अपनाया। तो असल में वो तो 2013 में साइन किया होगा, लेकिन स्वाभाविक उसका इंप्लीमेंट होते टाइम लगता है, तो 2017 में वो इफेक्टिव होता है। भारत में उसका सब इंप्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब आईएएस ऑफिसर जो टॉप मोस्ट होता है, उसकी कमेटी काम देखती है। अभी 2-2 साल पे यूजुअली समिट होती है, तो बाली समिट में क्या हुआ मैंने आपको बताया। उसके बाद 2015 में समिट होती है नैरोबी, केन्या के अंदर होगा। अभी तुम इतना पुराना क्या पढ़ रहे हो, ये सब कौन पूछेगा। देखिए 2 बातें, पहला जो स्टेट सर्विस एग्जाम वाले वो 20-25 साल तक तो क्वेश्चन बैंक अपडेट नहीं करते, तो उधर वही सब घिसा बेटा यही पूछेंगे। सेकंड, जब आप यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू या एथिक्स के बारे में भी सोचें, इंटरनेशनल एथिक्स, तो डब्ल्यूटीओ इनइफेक्टिव कैसे है, उसके हमें कारणों की समीक्षा करनी है, टू इवैल्यूएट द रीजंस एंड फैक्टर्स। तो यही है, क्योंकि ये सब चीजें इतने सालों से पेंडिंग है, ये सेटल नहीं हो पा रही है, इसलिए इंडिया चाइना समझे हम विक्टिम है, हमारी ग्रीवांस है, यूएसए यूरोप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सोचे हम विक्टिम है, हमारी ग्रीवांस है, कोई भी डब्ल्यूटीओ की बात मानता नहीं है। इस कारण भी कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। खैर, नैरोबी समिट में से एक चीज निकल के आती है, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म एसएसएम। वो ऐसा कहता है कि मान लीजिए मान लीजिए हर एक देश सब्सिडी देना बंद कर दे, सब लोग प्यार मोहब्बत से डब्ल्यूटीओ की बात मान लें, फिर भी आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड के जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो इंडिया से तो ज्यादा ही होंगे सस्ते, क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी के सीड, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, फर्टिलाइजर सब कुछ है। तो जीरो सब्सिडी होगी तो भी समझो उनका चीज $1 में मिलेगा, हमारा चीज $2 का होगा, तो वी कैन नॉट कम्पीट। तो क्या करना चाहिए, मान लीजिए नॉर्मली यूएसए से इंडिया 500 किलो अनाज आता हो, वो बराबर है, पर अब क्योंकि वो सस्ता भेज रहा है तो भारत के कस्टमर भी देशभक्त हैं, पर सस्ता मिलेगा तो अमेरिका का अनाज लेंगे ना, भारत के किसान का अनाज क्यों लेंगे। तो फिर अचानक से वो बढ़ के 10,000 किलो हो जाए, क्या इंडिया में जो अमेरिका से हम लोग माल इंपोर्ट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में भारत के किसान को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सरकार ये भी नहीं बोल सकती अमेरिकन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया क्योंकि अमेरिकन सरकार बोले हमने सब्सिडी देना बंद कर दिया, ये तो फिर भी सस्ता बना सकते हैं, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी और सीड और फर्टिलाइजर है। तो इन सब सिचुएशन अगर अचानक से ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किसी देश के सर्ज हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी इंपोर्टेड चीज पर ज्यादा टैक्स लगा दे ताकि वो माल महंगा हो जाए, लोग भारत का ही अनाज खरीदे। इस मैकेनिज्म को हम कहेंगे स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। इफ देयर इज सर्ज इन द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ऐसी चीजों पर एडिशनल टैक्स लगा सकती हैं, उसको कहते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। आपके बहुत बेस्ट है, पर इसमें यही तकलीफ है, इसका क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितने किलोग्राम पे लगनी चाहिए, इस पे भी इनकी कोई सहमति बनती नहीं, तो असल में लागू होता नहीं। फिर डब्ल्यूटीओ का एक और एग्रीमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। वैसा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर की कुछ 200 चीजें हैं उस पे 0% टैक्स। इससे चीन वगैरह को फायदा हो गया, भारत को खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि आप समझो 1996 में भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग बेस इतना जोरदार स्ट्रॉन्ग था नहीं कि 0% टैक्स हो लैपटॉप, मोबाइल या किस चीज पे तो हम एक्सपोर्ट करके कुछ कमा लेते। तो इंडिया हैज नॉट बेनिफिटेड मच आउट ऑफ दिस। ऐसा मेंस में एक बार पूछा था, वो मेंस के क्लासेस में हम देखेंगे। करते करते इनकी सब समिट्स 2023 में 2013 में बाली में हुआ पीस क्लॉज, दे दनादन एग्रीकल्चर सब्सिडी दो, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हुआ। 2015 में स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, एग्रीकल्चर पे ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं अमेरिकन सामान पे। उसके बाद 2017 में अर्जेंटीना की बुएनोस एयर्स में हुआ, लेकिन वो फ्लॉप था। नॉर्मली कोई भी समिट होती है तो अल्टीमेटली एक जॉइंट डिक्लेरेशन बनाया जाता है कि हम ये बातों पे सहमत हुए थे, वी एग्रीड ऑन दिस पॉइंट्स। ये ऐसी यूनिक समिट थी कि कोई जॉइंट डिक्लेरेशन आया नहीं, कोई किसी बात पे एग्री नहीं हुआ। फिर कोरोना आया तो एक समिट कैंसिल हो गई, फिर एक और जिनिया में वो भी कैंसिल वगैरह, फिर अल्टीमेटली जाने लगे 2000 अबू धाबी और उसके आसपास जो बातें, स्विट्जरलैंड में एक समिट हुआ और उसके बाद अबू धाबी में हुआ। हमें सबसे पहले समझना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। ये स्पुतनिक वैक्सीन रशिया की कोई लैब ने या कंपनी ने बनाई है, डॉक्टर रेड्डी भारत की कंपनी है, वो कहे आप हमको इसकी सब ब्लूप्रिंट दे दो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रोड्यूस दे दो, और फिर हम लोग इसे भारत के पेशेंट्स को बेचेंगे। तो अगर डॉक्टर रेड्डी रशियन वैक्सीन बना के 600 रुपये में बेचता है इंडियन पेशेंट को, तो स्वाभाविक रशिया का वो
जो भी इनोवेटर है वो कहेगा मेरा भी हिस्सा बनता है इसमें, मुझे रॉयल्टी दो। तो पर डोज पे 60% रॉयल्टी या शेयर डॉक्टर रेड्डी उस रशियन लैब को देगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में चलता है। अब डब्ल्यूटीओ की स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 2022 में जो समिट हुई कोरोना के बाद, उसमें इंडिया और बाकी देश ये मांग करने लगे कि देखिए जो भी कोरोना की वैक्सीन या मेडिसिन या जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी बन रहे हैं, जो नोवार्टिस, फाइजर ऐसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की कंपनियों के पास है, उन सबको बोलो सारे फॉर्मूले और ब्लूप्रिंट हमको दे दें, हम दे देना मैन्युफैक्चरिंग करें और उस पे हम कोई 0% रॉयल्टी इनको देंगे, रॉयल्टी फ्री सब कर दो, पेटेंट वेवर दे दो। और इसमें ये फाइजर, नोवार्टिस, जॉनसन जॉनसन को पूछने भी मत जाओ, विदाउट कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर अगले 5 साल तक हमें पूरी छूट दे दो कि हम सारे वैक्सीन बना सके। ऐसा इंडिया, साउथ अफ्रीका वगैरह देश की मांग थी। फिर उसको बाद में दिया वेवर, लेकिन समझो घोड़ा निकल गया, फिर ये तबले को लॉक मारते हैं। ये सारी चीजें 2022 में की, जब तक कि ऑलरेडी सब वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया था। भारत सरकार बोली थी 2020 में हमको दीजिए, तब इन्होंने कुछ दिया नहीं। तो ये भी डब्ल्यूटीओ का दोगलापन है, हिपोक्रेसी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन मतलब नेटफ्लिक्स, म्यूजिक में स्पॉटिफाई, वीडियो गेम्स जो भी ऑनलाइन सर्वर से खेलते हैं, ई बुक्स जैसे किंडल, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं। ऐसा डब्ल्यूटीओ का कुछ अग्रीमेंट है, उसको 2024 में खत्म होना था, उसको और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। फिर बात आती है फिशरीज पे। हम लोग पिलर 4 में देखेंगे, मतलब परसों से पढ़ना शुरू करेंगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कि भारत में कोई फिशरमैन है, उसको ये बोट खरीदनी है, तो उसके लोन पे भारत सरकार इंटरेस्ट पे सब्सिडी देगी। इस बोट का बीमा उतारना है, इंश्योरेंस लेना, उसके प्रीमियम पे भी भारत सरकार सब्सिडी देगी। अब ऐसी बहुत सब्सिडी दें तो फिशरमैन तो 24 घंटे बोट चला के समुद्र में एक भी मछली नहीं छोड़ेगा, सारी पकड़ लेगा, तो वो एनवायरमेंट बायोडायवर्सिटी के लिए ठीक बात नहीं होगी। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने ये कहा अग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी यानी एएफएस, मत्स्य सब्सिडी पे समझौता। तो उसने ये कहा देखो ये जो एक तो इलीगल फिशिंग हो रहा है इसको रोको, जहां पर ऑलरेडी समुद्र में मछली बहुत सारी पकड़ ली है वहां पर फिशिंग को रोको। अनरेगुलेटेड हाई सीज, मतलब जो भी अपना इतने माइल से बाहर का जो समुद्र है उसमें मछलियां पकड़ने को रोको या बंद कराओ। इंटरनल ये सब डिफरेंस हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। बेसिकली डब्ल्यूटीओ क्या कहता है देशों को भी तुम फिशरी सब्सिडी बंद करो या कम करो, तो स्टॉप गिविंग सब्सिडीज दैट प्रमोट ओवर फिशिंग। अब डब्ल्यूटीओ चाहता है कि जो भी आप अमल कर दो 2022 या कभी से। इंडिया का क्या कहना है, हम पे बाद में लगाइए, पहले ये सारे बैन आप यूरोप, जापान और चाइना पे लगाओ, क्योंकि यूरोप, चाइना और जापान $2000 मिलियन की सब्सिडी देते हैं फिशरमैन को, और उन्होंने सबसे ज्यादा मच्छी तो पकड़ी है। हम तो बहुत कम सब्सिडी देते हैं, 277 मिलियन, और हमारे फिशरमैन बहुत गरीब हैं, तो हम तो हमें और 10 साल तक सब्सिडी देने दो। तो ये जो अग्रीमेंट है ये फिर फाइनली इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, इस पे कुछ चर्चा चलती है। देखिए भारत ने पेरिस क्लाइमेट डील साइन किया, तो वो तो साइन कर दिया कि हाँ ठीक है क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, लेकिन क्या वो डे वन से इंप्लीमेंट होता है? नहीं। साइन करना एक बात है, फिर उसका रेटिफिकेशन करना है, अनुसमर्थन। मतलब वो अलग अलग देश की अलग अलग सिस्टम होती है कि जैसे कुछ चीजों में कैबिनेट खुद से साइन कर दे, गैजेट नोटिफिकेशन डाल दे कि आज से मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि ये क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, तो कबूल है, पार्लियामेंट को पूछने की जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें कि जहां पर पार्लियामेंट से आपको परमिशन लेनी पड़े, जैसे एक बार भारत सरकार ने कुछ आइलैंड्स बांग्लादेश को ट्रांसफर करती है, ऐसा कुछ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो पॉलिटी में देखना। तो ऐसा करना है तो समझो कैबिनेट खुद से यूनिलैटरल सारा नहीं ले सकती, पार्लियामेंट में उसका सब कानून पास करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल ट्रीटी का नॉर्मली रेटिफिकेशन कैबिनेट से हो जाता है, कुछ ऐसी चीज होती है उसमें पार्लियामेंट में कानून भी बनाने पड़े। अब इसमें कौन से वाले में पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, कौन से में कैबिनेट पे हो जाता है, मैंने चैटजीपीटी को पूछा तो आप जानते हैं कि वो डबल रोल की टाइप जवाब देता है। तो फाइनली क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, आई वुड नॉट लूज स्लीप ओवर इट, सफिशिएंट टू नो। ये जो फिशरीज एग्रीमेंट है इसके अंदर ऐसा है कि जो भी मान लो 160 मेंबर डब्ल्यूटीओ के, तो उसके 2/3 है उन्होंने रेटिफाई करना पड़े, मतलब अपनी पार्लियामेंट में पास कराए, कैबिनेट नोटिफिकेशन कराए, तो हिसाब बनता है करीब 110 मेंबर कराए रेटिफाई, लेकिन उतने ने किया नहीं या आंकड़ा अटका हुआ है, तो वो फाइनल स्टेज पे आता नहीं। खैर, तो 2022 की ये जिनीवा समिट का क्या हुआ वो मैंने आपको बताया। उसके बाद 2024 में अबू धाबी में क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए अबू धाबी तक हम पहुंचते हैं 2024 में, तब भी वो पुराने झगड़े तो अभी भी चालू है कि फूड सब्सिडी भारत सरकार कहती है हमें छूट दे दीजिए, ये पीस क्लॉज आपने 4 साल का दिया था इसको आप सेटल करो, तो कोई सोल्यूशन नहीं। फिशरीज एग्रीमेंट भारत सरकार कहती है हम पे मत लगाओ, यूरोप, जापान इन सब पे लगाओ, ज्यादा फीस सब्सिडी देते हैं, उस पे भी कोई कंक्लूजन नहीं, अनरिजॉल्व। दूसरा, ये जो यूरोप और यूएसए वो दूसरी जगह पर समिट को खींचने की कोशिश करते हैं कि चलो ये जो एनवायरमेंट है इसकी बात करते हैं, लेबर राइट्स, चाइल्ड लेबर, ये सब चीजें की बातें करते हैं। इंडिया ने विरोध किया कि भाई ये सब नॉन ट्रेड इशू है, एनवायरमेंट की बातें यूएनएफटीसी है उसमें करो, इधर से तुम धंधे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करो। नई इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस हिपोक्रेसी को हाईलाइट किया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो टैक्स कम करने की बात आई थी। यूरोपियन यूनियन हमने ब्रेक से पहले भी देखा कैसे एनवायरमेंट का लेके आता है, फिर कुछ बार वो लेबर का लेके आएगा कि देखो तुम सर्टिफाई करो कि इसमें कोई बाल मजदूर यूज नहीं हुआ था। बाल मजदूर की उनकी डेफिनेशन अलग है, अपनी अलग चलती है, हमारे ऐसे 16 साल के बच्चे से भी काम करा सकते हैं नॉन हैजर्डस फैक्ट्री में ऐसा कुछ, तो दे आर ड्रैगिंग इट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। ये सब चल रहा था। इस बार चीन आ गया, चीन ने प्रस्ताव रखा डब्ल्यूटीओ में कि चलो हम एक अग्रीमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। आपके बहुत अच्छी बात है, कितना पॉजिटिव वर्ड यूज किया है, लेकिन फिर आप उसकी जो दरखास्त का डॉक्यूमेंट समझो वो क्या बोलना चाहेगा इसमें कि देखो क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पे हमने लोन दिया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बर्बाद है तो हमारा लोन चुका नहीं सकता, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, तो अब हम उनके मिनरल खनिज संपत्ति टेक ओवर कर सके, उनके पोर्ट्स टेक ओवर कर सके, और ये सारी चीज पर डब्ल्यूटीओ और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज की मोहर लगे, ताकि बाद में वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाके हंगामा नहीं करे, इस लेवल का वो सब चीजें बनाना चाहता है। चलो कुछ स्पेसिफिक ऐसा लिखेगा नहीं, पर उसकी चाहत तो यही होती है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, डेट उधारी ट्रैप करो, ऐसी वो डिप्लोमेसी। तो भारत सरकार ने विरोध किया कि ऐसे जो आप ये प्रपोजल दे रहे हैं अल्टीमेटली अलग अलग देशों को गुलाम बनाने की बात है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के नाम पे कि मतलब तुमने जो इन्वेस्ट किया पैसा रिकवर नहीं हो तो तुम हमारे देश का ये ले लोगे, बोले ये तो गलत चलेगा, तो भी डिसएग्री, तो वो चीज पे भी कोई कंक्लूजन नहीं आया। पॉजिटिव कंक्लूजन ये हुआ कि पहले 164 मेंबर्स थे डब्ल्यूटीओ में, फिर उसमें कोमोरोस और टिमोर लेस्टे ये 2 मेंबर ऐड हुए, तो 166 मेंबर हो गए। वीमेन एक्सपोर्टर के लिए अबू धाबी समिट में एक नया फंड बनाया गया, वीमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड, ताकि वो ई-कॉमर्स साइट पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सके, ये सब में उनको जो भी टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग वगैरह की सहायता दी जाएगी। अब याद करो ब्रेक पे जाने से पहले हमको समझ रहे थे कि जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनसे जो भी एक्सपोर्ट होगा बाकी देशों को उस पर कोई टैक्स नहीं, 0% टैक्स। अब बांग्लादेश वो पहले लिस्ट डेवलप कंट्री था, लेकिन उसमें फिर जो भी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई तो धीरे से उसको 2026 से उस स्टेटस में से एग्जिट कराया गया कि अभी तुम बहुत गरीब नहीं हो। तो बांग्लादेश का समझो बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी कार्ड एक्सपायर हो रहा है, और वो कह रहे हैं मुझे अभी भी इंडियन आइडल जीतने की छूट होनी चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ ने कहा कोई चिंता नहीं, तुम्हें अभी भी 3 साल तक ऐसे ही ट्रीट करेंगे, जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस तुम्हारी चालू रहेगी, भले तुम फॉर्मर यानी एक्स लिस्ट डेवलप कंट्री हो, तुम अब गरीब नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें गरीबों वाली मौज हम कराते रहेंगे फॉर 3 years इवन आफ्टर यू ग्रेजुएट फ्रॉम द एलडीसी स्टेटस। तो दैट इज
डब्ल्यूटीओ के हमने देखे बैरियर सब्सिडी मोस्ट फेवर्ड नेशन ये वो। एक तो और छोटे मुद्दे देखने हैं बट उससे पहले ये करते हैं, आप एक पीवाईक्यू ट्राई करो, इतना जो हमने पढ़ा उसमें से गिव यू 40 सेकंड्स पहले इसको दिमाग में उतारो, फिर मैं वोटिंग लाइन खोलता हूँ। हाँ, तो मित्रों आपको क्या लगता है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत से आप क्या समझे? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनुरीत, विभू, नवेद, अक्षिता, सोमेश, मुस्कान, दीक्षा, वैभव, अंकित, सैनी, नाजमीन, विवेक, अमन, आकाश, आराधना, अंकिता, चीकू, गुरिंदर, साहिल, काजल, खुशी, रिया, प्रांजल, पौरुष, संभवी, मोहित, आर्यन, केशव, श्याम, ये सब लोग फिर निवेदिता, अमर, अभिषेक, गोपाल, एलिना, हर्ष, राहुल, वेद, छवि, ओमेन, आदर्श। करेक्ट आंसर्स। देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन में क्या था कि मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया को अपनी शादी में इन्वाइट करे तो हम उसे अपनी शादी में इन्वाइट करेंगे, तो मतलब इफ दे डू नॉट इन्वाइट वी विल नॉट इन्वाइट, मतलब वो अगर हम पे 200% टैक्स लगाएगा तो हम उस पे 0% टैक्स नहीं लगाएंगे और वो जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकता। तो ये ऐसी बात है कि नेगेटिव टोन में मैंने आपको सिखाया कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, यू विल फेल इफ यू डू नॉट स्टडी। करेक्ट। पर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता था ना, यू विल पास इफ यू स्टडी, आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यानी कि अगर दूसरे लोग आपको उनकी शादी में बुलाते हैं तो आपने भी उन्हें अपनी शादी में बुलाना चाहिए, अगर वो लोग आपकी चीज पे 0% टैक्स लगाते हैं तो आपने भी उनकी चीज पे 0% टैक्स लगाना है। आपने भेदभाव नहीं करना है, सबको अपना दोस्त मानना है, सबको अपनी शादी में इन्वाइट करना है। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वो समझो, वो पॉजिटिव टोन में स्टेटमेंट्स लिखेंगे, डिप्लोमेटिक टोन में स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, ये नहीं और वो नहीं, वो ऐसा नहीं लिखेंगे। इस कारण से डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नेशन वो भी सही तो लगता है। यहाँ अगर कोई देश हमें अच्छे से ट्रीट करेगा हम उस पर कम टैक्स लगाएंगे, बुरे से ट्रीट करेगा हम नहीं लगाएंगे, उसको छूट नहीं देंगे। दैट सीम्स करेक्ट, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द नेशंस, मतलब किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझना है, सबने सबको बेस्ट फ्रेंड समझ के आपस में 0 टैक्स लगाना है। तो ए एंड बी में से ए ज्यादा सूटेबल। व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? वो तो सेंस बनाता नहीं, लोकल और फॉरेनर का डिफरेंस करना नहीं, यूनिफॉर्म टैरिफ अक्रॉस कमोडिटी ऐसा नहीं बोलता कि बाइक पे भी 5% टैक्स, दारू पे भी 5% टैक्स, ऐसा तो डब्ल्यूटीओ बोलता नहीं। जो खराब चीज है समाज और हेल्थ के लिए उस पे ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं। दैट इज वन थिंग। खैर, हमें आखिर में एक चीज पढ़नी है, ग्रेविटी मॉडल, वो देख लेते हैं। साइंस में आप पढ़ेंगे कि जो चीज मोटी है उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। तो अर्थ और मून, तो क्या मून अर्थ को खींच लेगा कि अर्थ मून को खींच लेगा? हैवी ऑब्जेक्ट है, उसका ग्रेविटी पुल ज्यादा रहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब जो देश का इकोनॉमी की साइज या जीडीपी, मतलब उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक साल में, वो जितना ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उस हिसाब से ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट तो ज्यादा होगा, लॉजिकल बात है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा, आपका इंपोर्ट ज्यादा कैसे होगा? दो कारणों से, जो वो उत्पादन कर रहा है उसके लिए इंपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल, ये कारण से। दूसरा, क्योंकि जीडीपी ज्यादा है, मतलब लोग भी पैसा अच्छा कमा रहे हैं तो वो भी बाहर से सब चीजें इंपोर्ट करेंगे, लग्जरी गुड्स वगैरह। तो दीस टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस कारण से देखिए बेसिकली क्या बोला है कि आपके देश का जीडीपी का साइज बड़ा है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो हम इसको ऐसे समझे कि एक इंडिया है, बाजू में श्रीलंका और भूटान दोनों है, तो क्योंकि भूटान का साइज छोटा है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना $10 बिलियन का करे इंडिया के साथ, जबकि श्रीलंका उसका साइज बड़ा है तो स्वाभाविक है वो अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा, तो $30 बिलियन का उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले। तो बिकॉज श्रीलंका जीडीपी इज बिगर देन भूटान, तो श्रीलंका विल अट्रैक्ट मोर ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, एंड भूटान विल अट्रैक्ट लेस, क्योंकि वो उस तरफ कम खींच पाएगा, उसका खुद का साइज कम है तो वो ग्रेविटी पुल अपने को कम कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल। दूसरा, सूर्य से जो भी नेपच्यून सबसे दूर हो तो सन का ग्रेविटेशनल पुल वहां पर सबसे कम जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है तो ग्रेविटी का पुल, गुरुत्वाकर्षण का बल कम होता है। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यही बात इंटरनेशनल ट्रेड पे भी लागू होती है कि अफ्रीका और मेक्सिको, मान लो दोनों का जीडीपी साइज सेम हो, फिर भी आप पाएंगे कि इंडिया अफ्रीका का ट्रेड मान लो $80 बिलियन, जबकि इंडिया मेक्सिको का ट्रेड हो $50 बिलियन। क्यों? डिस्टेंस ज्यादा है ना। इस कारण से जो भी उनके व्यापारिक मेल जोल होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी कार्गो का जितना खर्चा आएगा सब ट्रेड का खर्चा, और फिर यहाँ पर आप बीच में से जाएंगे हाउथी रेबल्स और वो सबकी तकलीफ, कार्गो इंश्योरेंस लेना पड़े, तो डिस्टेंस जितना बढ़ता है उस हिसाब से ट्रेड कम होता है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अंतर बढ़ेगा तो व्यापार कम होगा। अब कुछ इसमें और भी बहुत सारे कैवियट्स होते हैं, कुछ लोग इसमें वकील बन जाते हैं इसके हिसाब से भारत और जापान का ट्रेड इतना होना चाहिए तो भारत और अफ्रीका का इतना कैसे? भाई और भी बहुत सारे एंगल होंगे ना। जापान की पब्लिक ऐसी है, उनको हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भेजेंगे वो नहीं लेंगे जब तक उस पे जापानीज लेबल और जापानीज यूजर इंटरफेस ना हो, तो वो सारे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। देन इट इज इनएविटेबल कि भारत का माल अफ्रीका ज्यादा ले और जापान कम ले। खैर, ये जो कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल है उसमें हमने देखा इकोनॉमी की साइज और डिस्टेंस, ये दो चीजें डिसाइड होता है कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा। कुछ और फैक्टर्स हम ऐड करें तो जैसे एक्सचेंज रेट क्या है, इनकम लेवल ऑफ द कस्टमर्स, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, मैन पावर, तो ये सब भी असर तो करेंगे बाद में। तो ये ऐसी बात है कि देखिए कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल में तो दो बात हो गई, उसके भी कुछ और आप चीज ऐड करो। अब ये सारी चीज अमल करने के लिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच 0 टैक्स, इंडिया यूए के बीच 0 टैक्स। तो ये हमने जिम ज्वाइन किया है, अब आप रोज कसरत करेंगे तो भी टेक सम टाइम टू शो इफेक्ट कि अब मेरा बॉडी ठीक हुआ है। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ डे 1 को, तो क्या आपको लगता है कि इतनी भारत की जो ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इतनी कम हो जाएगी 1 डे 2? नहीं होगी ना, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने में टाइम लगता है। और टाइम क्यों लगता है? क्योंकि कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल है, जीडीपी और डिस्टेंस की बात है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे कुछ और फैक्टर्स आपको पता है, एक्सचेंज रेट, इनकम लेवल वगैरह। तो देन इट इज इनएविटेबल कि अपना डे 1 से सब कुछ ठीक नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। कल हम ये प्रोटेक्शनिज्म और ग्रुपिंग और वो सब चीजें समझेंगे। क्लास खत्म होने से पहले एक और पीवाईक्यू आप ट्राई करें, फिर आज का क्लास एंड करते हैं। ये जो डब्ल्यूटीओ मैंने आपको समझाया 1.5 घंटा, उसमें से आपने क्या जीवन को दिया, पहले 40 सेकंड आप ऑब्जर्व करें, फिर मैं वोटिंग लाइन चालू करता हूँ। 10 मोर सेकंड्स। हाँ, तो मित्र आपको क्या लगता है डब्ल्यूटीओ के मेन काम क्या है? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनीश, हर्षित, कोशिका, कृति, दिव्या,
निकिता, हिमांशु, अनुराग, शालू, अनु, निखिल, अंकित, ऋषि, अलका, सोमेश, प्रभात, नंदिनी, अनिल, तनिषा, नफीसा, सचिन, कौशल, सायरा, ऋषांक, अर्जुन, मधुकर, अर्पिता, रेणुबा, रूही, मणिकेश, मणिकांता, हर्षिता, धनराज, दारवी, शिवांशी, रोहित, निवेदिता, अभिषेक, अमर, छवि, गोपाल, एलिना, वेद, हर्ष, अमन, आशुतोष, आदर्श। करेक्ट आंसर। देखिए डब्ल्यूटीओ का काम क्या है कि सब देशों के बीच प्यार मोहब्बत से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाए। ऑफ कोर्स उसमें हमने देखा उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अपीलेट बॉडी, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसा है, पर ऐसा नहीं कि डे वन से डंडा चलाएंगे और सजा करके लोगों से बात मनवाएंगे। इट इज मोर लाइक दिस कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अंदर आपस में नेगोशिएशन की कोशिश होगी, फिर नहीं जमा तब जाके कोर्ट तो जाना है। उसके वेबसाइट पर तो उसने ऐसा लिखा है, द सिस्टम एनकरेजेस मेंबर टू सेटल द डिफरेंसेस थ्रू कंसल्टेशन। तो इट इज देयर टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू नेगोशिएट एंड सेटल डिस्प्यूट्स। अब कुछ लोग इसमें वकील बन जाते हैं, नहीं डिस्प्यूट सेटलमेंट का तो जुडिशियल काम है ना, नेगोशिएशन का तो नहीं है। ये वो तो आपको जनरल सेंस में पूछ रहा है क्या मीटिंग करेगा, सब अच्छे से ट्रेड एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करे, नेगोशिएट डिस्प्यूट सेटल करे, तो जवाब क्या, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम ऑफ यूपीएससी। इसमें से बहुत क्या लिया आपने, जीवन बोध ये है कि व्हेन यूपीएससी आस्क्स क्वेश्चंस, उसको रॉन्ग कराना है तो समझो एकदम ही उल्टा करा देगा कि टू हेल्प इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो कि टोटली गलत हो जाएगा, या टू गिव चीप लोन्स टू द पुअर कंट्रीज। बाकी वो जनरल सेंस में यूजुअली प्रश्न पूछता है आपको 10 सवाल ऐसे हैं तो 9 में तो आपका ये ट्रिक चल जाए, पर कुछ एक सवाल उल्टा भी जाता हो, उसके वास्ते चल के बाकी 9 सवाल भी मैं वकील की तरह पढ़ूंगा। दैट इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच द यूपीएससी क्वेश्चंस। फिर आज तक अपना इतना काफी है, कल के लेक्चर में ये प्रोटेक्शनिज्म, इंटरनेशनल ग्रुपिंग हम निपटा देंगे। तो समझो आज जो भी पेजेस खत्म, मान लो आज 20 पेज खत्म हुए, कल बाकी के 25 पेज खत्म हो जाएंगे। आपका काम क्या है, उसको रट के खत्म करो, फिर जो भी मंगल बुध वगैरह टेस्ट आती रहेंगी। कैलेंडर क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट।